सो 2025 आ रहा है और ये हनुमान जी का साल बोला जा रहा है, तो आप कैसा बोलना चाहोगे 2025 कैसा रहने वाला है? अगर मैं अपना चार्ट देखूँ ना तो मेरा 2024 में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। वो ये बोलती है कि जब मैं सोती हूँ तो वो आता है, वो मेरे साथ इंटीमेट होता है एंड ये सारी चीज़ें वो बोल रही थी, मैंने अपने कानों से सुना है। अच्छा, एक चीज़ पूछूँ मैं आपसे? मतलब एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक मुझे बहुत अच्छी लगती है विच इज़ ओ मेथड। सो इट्स क्वाइट मुझे नहीं पता कि आई शुड टॉक अबाउट इट। इट्स लाइक सेक्स मेथड। करूँ? आर यू श्योर? हाँ, जब ऑर्गेज़म होने वाला हो, जब शादी हो गई है लड़के की, वाइफ अलग सोती है, दैट बॉय इज स्लीपिंग विद हिज मदर। रियल मदर? इतनी गंदी, यस ऑफ कोर्स, इतनी गंदगी आ चुकी है इसी साथ। इसको डिस्कस ही नहीं करते। दिस इज लाइक बियॉन्ड माय थिंकिंग। यस, ऑलराइट। लोग अपना ब्लड पिलाते हैं, लोगों को अपने पीरियड्स का ब्लड पिलाते हैं। कुछ अगर ये गंदा वशीकरण कर रहे हो तो मेक श्योर तुम्हारा पार्टनर बेशक से तुम्हारी बातें मानेगा, लेकिन वो सीरियसली गर्ल्स आर डूइंग दिस, एक्चुअली गर्ल्स आर डूइंग दिस। लेकिन जब ऑर्गेज़म हो रहा होगा तो उस इंसान का फोकस उसके अलावा कहीं हो नहीं सकता। एग्जैक्टली ऐसा होता है कि कई जो अतृप्त आत्माएं होती है या अतृप्त एंटिटीज़ होती हैं, वो स्पेशली फीमेल के पास जाती हैं और उनसे इंटीमेट होने की कोशिश करती हैं। अगर गलती से भी आप एक बार इंटीमेट हो जाते हो तो उससे बचना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे कि आपने पॉडकास्ट का टीजर देखा, ये उसी की तरह पॉडकास्ट है, बहुत ही तगड़ा और ज़बरदस्त। मैं आपको बता दूं, इस पॉडकास्ट के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। भूत प्रेत के बारे में हमने डिस्कस किया है, वशीकरण के बारे में डिस्कस किया, और कुछ ऐसे टॉपिक जिससे मुझे बहुत घिन आ गई थी और मैंने उसके बारे में डिस्कस नहीं करा। फिर भी थोड़ी चीज़ें उसके अंदर हैं जो सुन के आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, और वो बहुत पावरफुल चीज़ें हैं। मनी कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो वो सीक्रेट्स के अंदर बताए हैं, और आपका 2025 कैसा रहने वाला है और जो आप उसमें गलतियां करने वाले हो वो भी एडवांस में बताया है। न्यूमरोलॉजी के थ्रू प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और आप क्या गलती करने वाले हो जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, और जिससे आपका फ़ायदा होगा वो भी डिस्कस किया गया है। तो जाओ, देखो, सीखो और 2025 को बहुत तगड़ा बनाओ। हाय पीहू, वेलकम टू द डीडी शो, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट बिकॉज 2025 आने वाला है। एंड मैं एक्साइटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट से बात कर चुका हूँ, पॉडकास्ट कर चुका हूँ, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे भी आ गई एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। एंड मुझे जिस चीज़ में लॉजिक नहीं दिखती है ना, तो मैं उसमें टोक देता हूँ कि यार ये मुझे सही नहीं लग रहा। करेक्ट। तो आर यू रेडी फॉर इट? यस ऑफ कोर्स। आर यू एक्साइटेड अबाउट द पॉडकास्ट? बिल्कुल, आई एम सुपर एक्साइटेड। ऑलराइट, सो पीहू, मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को एक बारी थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। आपका क्या पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, आप कैसे इस चीज़ के अंदर आए? श्योर। सो बेसिकली आपके व्यूअर्स को सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मेरा नाम पीहू हुड्डा है। मैं कतर में रहती हूँ और मैंने अपनी जर्नी करीब 6-7 साल पहले शुरू की थी, और वो मैनिफेस्टेशन के थ्रू ही सारी शुरू हुई थी। इट वॉज नॉट प्री प्लान्ड। तो मैं टैरो रीडर हूँ, मैं स्पेल कास्टर में मेरा अच्छा खासा नाम है स्पेल कास्टिंग में। स्पेल कास्टर हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और लाइफ कोच हूँ, एंड ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन के थ्रू ही लोगों की लाइफ को चेंज करना पसंद करती हूँ। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, बहुत से लोग डे 1 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, व्हेन आई वाज नथिंग। तो जब मैंने अपना काम को शुरू किया था, मैं सच बताऊँ, इसमें कोई हार्म नहीं है कहने में कि मुझे कुछ भी नहीं आता था और मुझे ये भी नहीं पता कि ये दुनिया होती क्या है। बट शायद जब मैंने अपना होश संभाला है, मैं तब से मैजिक और साइंस में बहुत बिलीव करती हूँ, और उसी के ज़रिए ही मैंने धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन करना शुरू किया। तब भी करती थी जब मुझे इसका मतलब नहीं पता था, अब पता है तो अब एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें होती हैं, तो वही मैं लोगों को सिखाती हूँ ताकि उनकी लाइफ खुद चेंज हो जाए। ओके, आपने मैजिक बोला, आप ब्लैक मैजिक के बारे में बात कर रहे हो या नॉर्मल मैजिक? मैजिक इज़ एवरीवेयर, चाहे ब्लैक हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे वाइट हो या ग्रे हो। देखिए, मैजिक मैं तो वाइट ही करती हूँ, मैं ब्लैक मैजिक नहीं करती हूँ, लेकिन ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है। आप किसी को नुकसान कर सकते हो, लेकिन वो तब होगा जब आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है। अगर मैं किसी को गलत बोल रही हूँ, अगर वो इंसान गलत लेने के लिए रेडी है, तो वो मेरे कहे हुए 2-3 शब्द ही उसके ऊपर ब्लैक मैजिक का काम कर जाएंगे। इवन नॉट, मैं पर्सनली नॉट टॉकिंग अबाउट मी, वो किसी के भी शब्द, क्योंकि सामने वाले का ऑरा बहुत कमज़ोर है जब वो इन चीज़ों को लेता है।
सो एक चीज़ हमेशा आपके व्यूअर्स को मैं समझाने की कोशिश करूंगी, अगर ये वीडियो जो भी देख रहा है, कि जो आपको एक्सेप्ट करना है आप उसी को करो। अगर आपको लगता है, जैसे मैं सच बताऊं 2025 के बारे में मैं सुन रही, 2024 की बात करती हूँ धैर्य, 24 में लोगों ने बड़ा बोला कि 2024 ऐसा होगा वैसा होगा, और बेचारे लोगों ने ले लिया कि भाई मेरा तो 8 नंबर है, मेरा तो ये नंबर है, मेरा तो 1 नंबर है, शनि और उसकी नहीं बनती है, एक की सूर्य की, तो मेरी तो ख़राब सिचुएशन हो गई। जब उन्होंने एक्सेप्ट किया, जब उन्होंने दिमाग में बिठाया, तो ऐसा हुआ। मैंने 2024 के पहले, मुझे लॉजिक पता है शनि का, और सच बताऊं मुझे शनि और राहु बहुत पसंद है। लोग डरते हैं और मुझे पसंद है, क्योंकि शनि ने ही और राहु ने ही मेरी चीज़ों को चेंज किया है। ठीक है, तो जब मैंने इस चीज़ को समझा कि शनि का साल तो है, डेफिनेटली हार्ड वर्क है, बॉडी में लेथार्जिक चीज़ें आएंगी, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, बट मैं ये इस चीज़ को लेके बहुत श्योर थी कि यहाँ मेहनत रखी नहीं जाएगी। तो मैंने बहुत लोगों को ये समझाया कि कुछ इसमें खतरा या कुछ डेंजरस चीज़, देखो कार्मिक चीज़ें होती हैं, वो चाहे 25 हो, 24 हो, 23 का साल हो, 21 का साल हो, या आगे फ्यूचर में भी जो भी साल आएगा, आपके कर्म तो सामने आनी ही है। बट यहाँ पे अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं और आपके कर्म अच्छे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी साल और कोई भी ईयर का जो कॉम्बिनेशन है आपके लिए ख़राब है। 2024 में भी मैंने जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको यही कहा था कि ये साल आपको जितना पैसा, नेम, फेम कमाना है कमा लो, एक्सट्रीम लेवल पे आप पैसा कमा सकते हो 2024 में। यस, और मैंने कमाया भी, मैंने बहुत टचवुड, मैंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया 2024 में, एंड आई नो कि मैं 25 में भी करूँगी, और जिन लोगों ने मेरी बात मानी उन्होंने भी ग्रो किया। तो यही लॉजिक होता है कि जब हम किसी को बोलते हैं ना, सामने वाला अपने दिमाग में बिठा लेता है, क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट करता है। और जो एस्ट्रोलॉजी, जो ये चीज़ें हैं ना, जो प्रिडिक्शन वाली चीज़ें हैं, ये सिर्फ ज़्यादातर लोग डराने के लिए करते हैं। गॉट इट। आपने मैनिफेस्टेशन एक वर्ड बोला, और मुझे लगता है कि मैं मैनिफेस्टेशन का खुद एक प्रोडक्ट हूँ। देयर इज़ वेरी बिग रीज़न वाई आई एम टेलिंग दिस। मेरा मोस्टली टाइम ये जाता था, पहले मैं अपने बॉस को देख रहा हूँ, वो मर्सिडीज से आ रहा है और उसकी चेयर अलग है और हमारी चेयर अलग है, तो मैं वो चीज़ें बहुत ऑब्जर्व करता था कि आदमी अमीर कैसे बना, उसने पैसे कैसे बनाए। और मैं जब देखता था, अच्छे ये काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, इनकी इतनी टीम है, इतना प्रॉफिट जा रहा है, इतना मार्जिन बच रहा है, मैं वो हर चीज़ एनालाइज करता था। आई एम अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, एंड मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी खुद का कुछ चीज़ करनी है। अगर आप मेरा मोबाइल का वॉलपेपर देखेंगे तो उसमें मेरे मैनिफेस्टेशन लिखा हुआ है कि 2024 में मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अचीव हो चुकी हैं, बिकॉज मेरा इंटेंट और इंटेंसिटी इज़ लाइक क्रेजी। अगर मैं इस चीज़ के पीछे पड़ जाऊँ तो मैं उसे पकड़ के ही रहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल। सो जैसे आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में बोला, आपने क्या क्या चीज़ें अट्रैक्ट करी अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन के थ्रू? तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैनिफेस्टेशन होती क्या है, या मैनिफेस्टेशन को इजी कैसे बनाया जाए। क्योंकि देखो, ये बात तो तय है कि कोई इंसान परेशान होगा तो उसके लिए मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो नेगेटिविटी में इतना घिरा हुआ होता है कि वो अच्छी चीज़ उसके लिए, वो कहते हैं ना कि जैसा आपका मन है सामने वाला भी वैसे ही दिखता है, तो वैसा ही सामने वाला वो सामने वाले को दुखी देखता है, या फिर इस पूरे वर्ल्ड में परेशानियाँ देखता है। तो बात करती हूँ, मैं जब छोटी थी, मुझे मैनिफेस्टेशन का मतलब भी नहीं पता था। मेरी अकॉर्डिंग ना, आपकी जो विजुअलाइजेशन होती है, एक बच्चा ना अपने आप को कहाँ, जैसे वो दूसरों को खेलता हुआ देखता है तो वो कोशिश करता है कि मैं उसी गेम से खेलूँ, चाहे उसके पास कितनी भी अच्छी चीज़ हो, वो अपने आप को ना वहाँ पे पहुँचा देता है। तो सेम चीज़ मैनिफेस्टेशन पे हमें करनी होती है कि जो भी गोल्स हमें चाहिए, सपोज करो आपने जैसे बोला कि आप मर्सिडीज़ वाला जो किस्सा था या फिर वो चेयर वाला था, तो आप ये तो ज़रूर सोचते हो कि अमीर कैसे बना, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आपके दिमाग में था कि मैं वहाँ पे बैठा हूँ तो कैसा लगूंगा। ठीक है, 2000 मेरे ख्याल से ये 11-12 की बात है, जब मैं मम्मी पापा मेरे भाई जब रहते थे इकट्ठे, तो हमारी एक वॉल पे एक बहुत बड़ी सीनरी थी जो कि पीओपी के थ्रू बनी हुई थी, पीओपी से बनी हुई थी। 6x6 की सीनरीज का बहुत फैशन था उस टाइम पे। तो वो हमारा घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो वो जो सीनरी थी ना, उसमें ग्रीनरी, बहुत बड़ा गार्डन और बहुत ही अमेजिंग था। तो वहाँ पे ना मैं और मेरे दोनों भाई, क्योंकि उनके लिए तो वो एक सजावट का था जो मम्मी पापा ने बनवाया था, लेकिन मेरे और मेरे भाइयों के लिए ना वो बहुत ही एक्साइटिंग वाली जो चीज़ थी, एक्साइटमेंट वाली चीज़ थी, क्योंकि हम खड़े होकर ही देखते थे कि यहाँ से मैं आ रही हूँ, यहाँ से हम खेल रहे हैं, यहाँ पे हम ये करेंगे वो करेंगे, बच्चों वाली जो चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना हम उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे
क्योंकि हम उस मोमेंट पे जी रहे थे। तो जब भी आपको मैनिफेस्ट करना होता है ना, आप उस मोमेंट पे जीना शुरू कर दो, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ईजी हो जाती है। आप बैठे बैठे यही बोलोगे कि मेरे को 2 करोड़ मिल जाए, मेरे को 1 करोड़ मिल जाए, मैं बहुत सक्सेस हो जाऊँ, ये वो, ऐसे नहीं होता। आपको आंख बंद करके अपने आप को 5-10 मिनट का टाइम दो, आप उस मोमेंट पे पहुंच जाओ। जैसे आपको अगर कोई गाड़ी चाहिए तो उस गाड़ी में अपने आप को बैठना विजुअलाइज करो कि यस यू आर सिटिंग एंड यू आर ड्राइविंग, ठीक है। अगर आपको किसी ओहदे पे पहुंचना है, अगर आपको नेम फेम चाहिए, तो आप उसको विजुअलाइज करो कि यस आपको रिकग्निशन मिल रही है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। तो वो मैनिफेस्टेशन बहुत ही क्विक होती है। और इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि वाटर चार्जिंग मेथड, जो कि बहुत वायरल भी हुआ था जब मैंने लोगों को ये चीज़ सिखाई भी थी, तो ये क्वांटम फिजिक्स का एक मेथड होता है। इवन 2 मेथड मैं आपको बताऊंगी। आप 2 ग्लास लेने हैं, आपने 2 पेपर लेने हैं। एक पेपर पे आप अपनी सारी मुसीबतें जो आपकी चल रही हैं वो सब लिख दो कि आई एम गोइंग थ्रू दिस, ये वो जो भी है आपका। और जो दूसरा ग्लास है, वो दोनों ग्लास आधे आधे भरे होने चाहिए। और दूसरे ग्लास के लिए आपने एक पेपर रेडी करना है जो कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स है, जो आपके गोल्स हैं कि मैं ऐसा हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, आई एम हैविंग हैप्पी लाइफ विद वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, ये वो जो भी आपको चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए। नाउ यू होल्ड फर्स्ट ग्लास, पहला ग्लास जो आपने नेगेटिविटी जिस पे चिपकाई हुई है, आपने वो होल्ड करना है एंड यू विल हैव टू रिकॉल द थिंग्स जो कि आपकी चल रही हैं लाइफ में, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा ग्लास है, आपने गलत वाले का पानी अच्छे वाले में डाल देना है। मतलब जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो आप। एंड देन यू विजुअलाइज एवरीथिंग विच यू वांट एंड ड्रिंक इट। आप अगर ये डेली 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट का काम होता है, अगर आप ये डेली कर लोगे ना, तो जो भी आपके जितने भी जो दूर की चीज़ें हैं जो सोचते हो कि इम्पॉसिबल है, बहुत जल्दी पॉसिबल हो जाएंगी। सालों में अगर आपके बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं तो मैं कह रही हूँ कि शायद आपको 6 महीने 1 साल भी ना लगे। दूसरा, नॉर्मली अगर आप पानी लेते हो, जैसे ये ले लो, हाँ, जैसे ये पानी का ग्लास है, इसमें वाटर है, हमने इसको होल्ड करके इसमें अच्छी चीज़ें 1 मिनट का टाइम लो, 30 सेकंड का टाइम लो, इसमें आपने अच्छी चीज़ें बोलनी है जो आपको चाहिए। आई एम वेरी सक्सेस, आई एम ब्यूटीफुल, आई हैव मनी, मनी कम्स टू मी इजीली, माई बैंक अकाउंट्स इज इंक्रीजिंग, जो भी आपने बोला, माई हस्बैंड लव्स मी, माई किड्स आर क्यूट एंड स्वीट एंड इंटेलिजेंट, एंड देन यू ड्रिंक इट। आप यकीन मानो ये टेक्निक इतनी ईजी है और आपकी लाइफ चेंजिंग थ्योरी है। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा लॉजिक घुसाना चाहूँगा मैनिफेस्टेशन में। बिल्कुल। आप बताना इफ़ आई एम रॉन्ग, जस्ट पोक मी, ठीक है। मैनिफेस्टेशन कैसे, पहले मैंने बहुत सारे कोर्सेज करे मैनिफेस्टेशन के, मैंने बुक भी पढ़ी, स्ट्रेंजर सीक्रेट इन द वर्ल्ड, बहुत सारी चीज़ें, नेपोलियन हिल एंड एवरीथिंग, मैंने जो हो सकता था मैंने वो सब पढ़ा, लेकिन मेरे कुछ काम नहीं आया। राइट। देयर इज़ वेरी बिग रीज़न कि वो क्यों काम नहीं आया। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार ये फालतू की चीज़ होती है, मैनिफेस्टेशन वगैरह कुछ नहीं होता। अगर कोई चीज़ लॉजिक के साथ हो ना और उसके पीछे आपको रीज़न पता हो तो वो चीज़ें हो जाती है। फिर जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ और मैं सोच रहा हूँ यहाँ की हूँ, तो वो चीज़ हो ही नहीं सकती। यू नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप, करेक्ट, लॉजिकली, राइट। सो जब मैं जॉब में था तो मैं अपने आप को एज अ बिजनेस ओनर देखता था, और जो मेरा मैनिफेस्टेशन था ना वो पहले वही था कि मैं अपने बिजनेस ओनर की तरह मर्सिडीज चला रहा हूँ, रेस कर रहा हूँ। आप अपने शब्दों पे ध्यान देना, आपने बोला मैं देखता था, यहीं पे आपकी मैनिफेस्टेशन शुरू हुई थी कि आप देखते हो। आपने ये नहीं सोचा कि मैं वहां जाऊंगा या मैं वहां पे पहुंचूंगा, आपने खुद बोला कि मैं देखता था, तो दैट्स द करेक्ट वर्ड। हाँ प्लीज। राइट, तो मुझे पहुंचना अल्टीमेटली वहीं था जहाँ वो थे, ठीक है। बट क्या मैं एकदम पहुंच सकता हूँ उस प्रोसेस को 1 साल में कर सकता हूँ? जिनको 60 साल लग गए हैं वो चीज़ करते हैं, नेवर, आई थिंक हो ही नहीं सकता, लॉजिकल ही नहीं है। तो मुझे पहले क्या देखना था कि मुझे अगर मैं 22,000 रुपये कमा रहा हूँ तो चलो मैं 50,000 पे पहुँच जाऊँ, 50,000 पे पहुँच जाऊँ तो चलो 2 लाख पे पहुँच जाऊँ, 3 लाख पे, 10 लाख पे, 20 लाख पे, इस तरीके से मैं धीरे धीरे पहुँच सकता हूँ। लेकिन उसके लिए एक रियलिस्टिक प्लान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोग सोचते हैं मैंने सोच लिया, मैंने पेपर पे लिख लिया, अब तो मैं अमीर हो जाऊंगा। इट वॉन्ट हैपन लाइक दैट, राइट। सो ये भी क्लियर होना जरूरी है कि आप कैसे करोगे। विजन, जो मेरा काम है, ये मेरा काम है, अच्छे इसके थ्रू मैं 100 करोड़ बनाना चाहता हूँ, या इसके थ्रू मैं 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ, और इसका स्टेप बाय स्टेप ये है, अगर मैं 1 लाख पे हूँ तो आगे 10 लाख के लिए मुझे ये स्टेप लेने पड़ेंगे, तो काम भी करना पड़ेगा। तो लोग बस ये सोचते हैं लिख लिया और हो जाएगा।
अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बीच में कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल या बिजनेस ओनर हो और अपने बिजनेस के अंदर लीड्स, मार्केटिंग, सेल्स, ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और इवन अगर आपको ये भी फील हो रहा है कि आपका बिजनेस सैचुरेट हो चुका है, तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। नीचे डिजिटल धैर्य की ट्रेनिंग है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आप अपने बिजनेस को जीरो से कैसे स्केल कर सकते हो और इवन सैचुरेटेड बिजनेस को दोबारा से कैसे चला सकते हो। नाउ यू कैन एंजॉय दिस पॉडकास्ट। बिना मेहनत के तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपके सामने 56 भोग भी रखे हैं ना, तो आपने उठाने की मेहनत तो करनी है। अगर आप ये सोचोगे कि हाँ मुझे पेट में अपने आप ही चला जाए, तो ऑफ कोर्स दैट्स नॉट पॉसिबल। तो मैनिफेस्टेशन करो, लेकिन मेहनत करना इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। और जब आप मेहनत करते हो ना, तो वहाँ पे फिर शनि का रोल जरूर आता है, क्योंकि शनि इज द कारक ऑफ कर्मा। मेहनत तो ऊपर वाला कभी रखता ही नहीं है। अगर आप दिल से, अपनी इच्छा से और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे मेहनत कर रहे हो, तो शनि आपको रिजल्ट ज़रूर देंगे। और जब ये चीज़ें होती है ना, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें मिलके होती हैं। मतलब ये नहीं कि आपके प्लैनेट अपोज कर रहे हैं एंड देन यू आर डूइंग, आप इस ट्रैक पे जा रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन कहीं और जा रही है और आप कुछ कर भी नहीं रहे। आप बैठे बैठे सोफे पे सोच रहे हो कि ऊपर से पैसा आ जाए। एक्चुअली इट्स नॉट पॉसिबल। मेहनत करना इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। लेकिन कई बार क्या होता है, लोगों का काम नहीं चलता, लोग स्टक हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी ने कुछ कर दिया किसी ने कुछ कर दिया। आई स्वेयर, अगर मेरी दिन में 10 से 15 कंसल्टेशन होती है, तो उसमें शायद 14 यही होती किसी ने कुछ कर दिया। ऐसा नहीं होता, आप ही हो जो अपने ऊपर कर रहे हो। So it's all about the mindset. Everything is about mindset. एवरीथिंग। हमारा दिमाग इतना पावरफुल है और ये दिमाग का ही खेल है और कुछ नहीं है। मैं कह रही हूँ, इस दुनिया में दिमाग के अलावा कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमारी मैनिफेस्टेशन दिमाग से होती है, हमारा मैजिक दिमाग से होता है, हमारा हर चीज़। अगर मैं ये मान लूँगी ना, आप खुद लाइव एग्जाम्पल ले लो। आप 2 मिनट ये सोच लो मेरे सर में दर्द हो रहा है, उसी टाइम अगर नहीं हुआ तो देखना। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि आप जो सोचोगे ना, इसीलिए कहती हूँ कि घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। मंत्र चैंटिंग जो होती है, चाहे आपको नहीं आते तो आप चला लो, साउंड थेरेपी जो होती है वो कर लो, खुद मंत्र चैंटिंग कर लो। प्योरिटी, मैंने जब पहले ये पॉडकास्ट में एक चीज़ बोली थी जो कि काफ़ी लोगों ने अपोज किया था, काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। मैं फिर से एक चीज़ बोलूँगी कि जब भी आप खाना खाते हो और पानी पीते हो, मेक श्योर आपका टीवी बंद हो, क्योंकि जो एनर्जी आप देखते हो, स्पेशली वाइल ड्रिंकिंग वाटर और कॉफ़ी, ठीक है, तो वो आप एनर्जी खुद भी कंज्यूम कर रहे हो। लोग गलत गलत चीज़ें देखते हैं, लोग हॉरर शो देखते हैं, लोग बिग बॉस देखते हैं। पहले मैंने बिग बॉस का नाम लिया था तो बड़ा चिक चिक हुआ था, बट देन गाली गलौच वाली जो चीज़ें देखते हैं, यू आर हैविंग समथिंग ना, तो और आपके बच्चे आराम से बैठ रहे हैं, आप कुछ खा रहे हो। मेरे घर में कभी ऐसा नहीं होता। स्पेशली जब खाना टेबल पे लग जाता है, या तो सिर्फ एलेक्सा पे आपका जो चलाना है वो चलेगा, मेरे घर में चैंटिंग का ज़्यादा चलता है, या फिर चीज़ें बंद रहेंगी, कुछ भी नहीं चलेगा। क्योंकि वो जो आप बातें कर रहे हो, लोगों के घर में कलेश होता है, मीटिंग्स होती हैं, आप कॉफ़ी पे नेगेटिव बातें करते हो, है ना, होता है ना। किसी के बहू का कलेश हो गया, उसके घर वालों को बुला ले, एंड देन यू आर हैविंग कॉफ़ी एंड तुम्हारे बच्चों ने ये किया वो क्या, आप वो एनर्जी खुद भी कंज्यूम कर रहे हो, लड़ाई ऑफ कोर्स ले रहे हो। तो ये चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए। आपको बात करनी नॉर्मल करो, लेकिन उस टाइम कुछ खाओ पियो मत। पीना तो बिल्कुल भी नहीं है। कॉफ़ी मैनिफेस्टेशन विच क्राफ्ट में इज़ लाइक सुपर्ब, ट्राइड एंड टेस्टेड। सुबह एक कॉफ़ी ले लो या चाय ले लो, वट एवर यू लाइक, आपने 3 बारी स्पून से उसको स्वर्ल करना है, विद मैनिफेस्टेशन घुमाना है। कि सपोज करो कि आपका क्लाइंट बेस्ड बिजनेस है, आई एम गेटिंग 20 clients today, आई एम गेटिंग 50,000 टुडे, आई एम अर्निंग 50,000, एंड यू विल हैव टू अज्यूम दैट कि आपके बैंक अकाउंट का जो मैसेज है आपके फ़ोन पे पॉपअप हुआ एकदम कि क्रेडिटेड विद 50,000, 1 लाख, जो भी आपका जिस भी तरीके का काम है। 3 बारी आपने घुमा के और उसको ना टॉप पे एक बारी, मतलब 3 बार ही टन 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 ऐसे बजाना है। दिस इज कॉल्ड स्पेल। ये एक तरीके का स्पेल है। जब हम जैसे कॉफ़ी पी रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, हाँ, पहले करूँ वो टन 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 या बाद में? सपोज दिस इज कॉफी, आपने स्पून ली, नाउ यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर माइंड कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं आज, एंड ये वाला इतना अमाउंट मेरे पास आया है, पॉपअप हुआ है, जो भी आपको सोचना है। 3 बार आपने घुमाया और फिर टन 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 ऐसे करा, एंड देन यू ड्रिंक इट, हैव अ सिप। और 3 बार क्यों करा हमने? 3, ये विचक्राफ्ट की एक
टैक्स हैं, इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है 3 बारी, लेकिन 3 बारी ही आपको घुमाना है। ठीक है। या फिर अगर आप इसको न्यूमरोलॉजी से मर्ज करोगे तो 3 नंबर जो जुपिटर का होता है वो बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए होता है, आप उससे रेजोनेट कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई लॉजिक है नहीं। ओके एक केस स्टडी है, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ना 3 पेड़ लिए। हाँ। एक को उन्होंने डाल दिया ऐसी, उसकी कोई केयर नहीं करी, उसको देखा भी नहीं। और एक पेड़ था जिसको वो गालियाँ देते थे, राइट। और एक पेड़ था जिसको वो बहुत प्यार करते थे। तो फिर जब उनकी ग्रोथ हुई और वो रोज़ उनको, एक को आके गाली देते थे, एक को देखते भी नहीं थे, और एक को बहुत प्यार करते थे, और सबके पास पानी भी था, हवा भी थी, और धूप भी था, सबके पास सब बराबर था। ये एक्चुअली में रिसर्च हुई है। तो जिसको देखते नहीं थे वो भी खराब हो गया, मतलब वो ऐसी नॉर्मल झड़ गया पूरा, और जिसमें वो गाली देते उसमें कीड़े वीड़े लग गए, और जिसको प्यार करते थे वो बहुत फल फूल वो, हाँ, वो ग्रो होगा। यस, ये साइंटिफिक प्रूवन भी चीज़ें हैं, और इसको आप नॉर्मली अपनी एनर्जीज चेक करने के लिए भी एक काम कर सकते हो। अपने दोनों हाथों को रब करके एंड थोड़ा सा इसको प्रेस करके फिर से दोनों हाथों को रब करो। एक हाथ में आपने गालियाँ देनी हैं, गलत चीज़ें बोलनी हैं, और दूसरे हाथ में आपने अच्छी चीज़ें बोलनी हैं, ऐसे करके, जैसे आपने अब्यूज़ किया और गलत चीज़ें बोला, और दूसरे हाथ में आपने अच्छी चीज़ें बोली। ना अपने हाथ को ढीला छोड़ दो। आपका जो हाथ, जो एनर्जी आपकी हैवी होगी अंदर, वो हाथ हैवी हो जाएगा। अगर आपकी गालियों वाला हाथ नीचे गया है तो यानी कि यू आर टू मच नेगेटिव। ढीला छोड़ दोगे ना तो एक हाथ अपने आप ही नीचे, जस्ट क्लोज योर आइज और अपनी बॉडी को लूज छोड़ो, तो एक हाथ 100%, मैं ये कहूँगी कि आपके जो भी व्यूअर्स है ट्राई करना। Okay. मैंने ये अपने YouTube पे डाली है ये चीज़। सॉरी टू कट यू गाइस, अभी ये चीज़ करके बताओ और नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग और नॉट, प्लीज। इट विल हैपन। मेरे YouTube पे तो दुनिया भर की फीडबैक्स है कि मैम हमारे पास ये एनर्जी ज़्यादा है, ये वो। मैंने खुद भी ट्राई किया है। जो हाथ आपका हैवी हो रहा है वो एनर्जी आप में ज़्यादा है। देन अगर सपोज करो आप में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपके नेगेटिव गालियों वाला हाथ नीचे गया है, तो अपने अंदर की शुद्धता को बढ़ाओ, अपनी प्योरिटी को बढ़ाओ। गॉट इट। एक और ना मैं आपको केस स्टडी बताना चाहूँगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे हम एनर्जीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि हम कुछ नेगेटिव बात कर रहे हैं, वी आर हैविंग कॉफ़ी, तो वो इनसिक्योरिटी हमारे अंदर आ गई। इसी चीज़ को ना फूड से रिलेटेड है। जैसे आजकल लोगों के अंदर तमस बहुत होता है, है ना, तमस, क्योंकि तामसिक खाना खा रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जितने भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके अंदर थोड़ा सा इनसिक्योरिटी वाला चीज़ देखा गया अकॉर्डिंग टू द रिसर्च। और मोस्टली अगर आप देखोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई चिकन ले रहा है, राइट, तो जब चिकन कटता है तो उसके अंदर बहुत वो होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसके हाथ, उसको पता लग जाता है मुझे मारने वाला है, राइट, तो वो उसको काटते हैं, बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है इनसिक्योरिटी के, मैं मरने वाला हूँ, ये चीज़ है उसके। और फिर जब हम उसको खाते हैं तो उसकी, जब वो मरा तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें थी, तो जब इंसान उसको खाता है वही चीज़ वो अपने अंदर लेता है। क्या ये केस स्टडी से आप इसको मैं दूसरे लॉजिक में लेती हूँ, ये डेफिनेटली होता है। वैसे तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर लाइक नॉन वेजिटेरियन, बट जो मेरी मान्यता है, जो मेरा मानना है, बिकॉज आई एम ट्रू बिलीवर ऑफ कार्मिक थिंग्स, कर्मा ओरिएंटेड हूँ मैं। आप एक चीज़ को देखो कि जब आप किसी भी जीव को काटते हो, ठीक है, आपकी एक छोटी सी फिंगर भी कट जाए ना तो वो आपको पेन होता है। आप जब किसी भी जीव को काटते हो तो क्या वो आपको मारने से पहले, मतलब जब आप मारने जा रहे हो, उसको पता लग जाता है कि भाई तुम्हारा अंत होने वाला है, तो क्या वो आपको बद्दुआ नहीं देता होगा? क्या उसके मन से हाय नहीं निकलती होगी? डेफिनेटली वो आपको ये तो नहीं बोलेगा कि थैंक यू सो मच, तुमने तो मेरा दिन बना दिया कि वही मुझे मार के। वो सारे वो काम करता होगा जो शायद आपके साथ अगर कोई आपका पैसा भी लेके भाग जाए तो आप करते हो वो सारी। और आपका बद्दुआ, आपकी बद्दुआ लगे या ना लगे, क्योंकि वो ऊपर वाले को पता है कि आप कैसे हो, अच्छे, क्योंकि बद्दुआ देना हर किसी का नहीं होता ना, बहुत ही प्योर हो आप तो ही बद्दुआ लगती है। लेकिन जिसके साथ आप गलत कर रहे हो, जो अपने आप की मदद नहीं कर सकता, अपने आप को बचा नहीं सकता, वो बद्दुआ आपको दे रहा है, तो फिर आपका कैसा होगा? वही खाना आप खा लेते हो, वही फिर आपकी सोच हो जाती है, इतना एग्रेशन आपका हो जाता है क्योंकि आप किसी को मार के खा रहे हो, ठीक है, आप अपने टेस्ट के लिए या जो भी रीज़न है आप उन चीज़ों को खा रहे हो, तो आपके साथ क्या हुआ? आपके अंदर वो एनर्जीज गई हैं, आपके वो अंदर हाई गई है, वो बद्दुआ गई है, वही आपकी कभी ना कभी सामने आती है। जब मेरी छोटी बेटी हुई थी तो कतर में ही हुई थी,
तो उसको B12 की कमी थी, टेस्ट हुए थे, तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको B12 की, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं एनीमिक हूँ, तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको नॉन वेजिटेरियन खाना पड़ेगा, यू डोंट, या तो फिर इसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी। अब मैंने डॉक्टर को बोला कि देखो मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं कर सकती ये काम। तो उसने बोला कि अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपको वैक्सीनेशंस खुद भी लेनी पड़ेगी बहुत सारी, और बच्चे को भी देनी पड़ेगी। तो मैंने वो प्रेफर किया। तब दोबारा टेस्ट हुआ, फिर से कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि B12 की कमी बहुत ज़्यादा थी, और वो मेरी वजह से ही थी, क्योंकि वेजिटेरियंस में कुछ होती हैं कमियाँ, मेरे में भी थी। तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि अगर आप नॉन वेज नहीं खा सकते, यू एटलीस्ट स्टार्ट एग। लेकिन अगर तीसरी बारी टेस्ट फेल हुआ तो आपको खाना ही पड़ेगा। अब वहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे की मेमोरी से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे धैर्य, मैंने ना चाहते हुए भी मैंने आई थिंक 2-3 महीने सिर्फ एग खाए थे, सिर्फ एग्स ही खाए थे। मेरे जीभ तक, मेरे टंग तक छाले हो गए थे, ताकि मुझे नॉनवेज तक ना जाना पड़े। मैंने सिर्फ वो एग्स खाए थे, और मेरी वो खैर वो कमी वमी दूर हो गई जो भी थी, कुछ वैक्सीनेशंस वगैरह लिए। तो भगवान ना करे खैर मेडिकली किसी को नॉनवेज की तरफ जाना पड़े, लेकिन जो टेस्ट के लिए खाते हैं मैं उनको यही बोलूँगी, छोड़ने तो खैर कोई वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे कहने से कोई छोड़ देगा, बट हाँ भुगतान तो करना ही पड़ता है। आपने मैनिफेस्टेशन की वो पानी वाली टेक्निक बताई, कॉफ़ी वाली टेक्निक बता दी, और वो टन 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 वाली भी बता दी। और कोई टेक्निक है ऐसी जिससे हम जो सोचते हैं, जैसे मैं क्या टेक्निक फॉलो करता हूँ, पहले मैंने एक टेक्निक फॉलो करी 369, अगर आपको पता होगा इस बारे में। 369 मेरी तो बहुत सारी डायरी भरी हुई है, और वो मैंने अचीव भी कर लिया वो चीज़ लिख के। दूसरा था कि अब मैंने लिखना बंद कर दिया है। अब इट्स जस्ट लाइक कि मैंने एक पेपर पे लिखा है और मेरे वॉलपेपर पे, और मैं सुबह उठ के देख लेता हूँ, ठीक है, आई अचीव दिस, वो कॉन्फिडेंस आ गया। तो एक ये टेक्निक मैं फॉलो करता हूँ, 369 वाला था वो मैं कर चुका हूँ, अब इतना नहीं करता है, मैं बस लिख लेता हूँ, एक बार लिख ज़रूर लेता हूँ कि वो मुझे ध्यान रहे, फ़ोन देख लेता हूँ। दूसरा एक और टेक्निक है कि विजुअलाइजेशन और विजन बोर्ड, कि मैंने ना अपना एक ऑफिस में बोर्ड लगाया हुआ है बड़ा सा, और उसमें मैंने लिखा मुझे एक गाड़ी चाहिए, मुझे वॉच चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, हाँ ये सारी चीज़ ऐसी होनी चाहिए। एक ये है मेरा। आप क्या बोलना चाहोगे, और कोई टेक्निक जो आपको लगता है जिससे जल्दी से अट्रैक्ट कर सकते हैं? सो बेसिकली अगर आप मैनिफेस्टेशन की 369 और 555 की बात करो, तो ऐसे बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। वी विल टॉक अबाउट स्वर विज्ञान ऑल्सो, वो भी मैनिफेस्टेशन के बारे में होता है। तो सबसे पहले तो जो आपने वॉल पे लगाया हुआ है उसके बारे में मैं बात करती हूँ। एक विजन बोर्ड बना लो, ठीक है। हमारी जो वेस्ट वॉल होती है वो मैजिक वॉल के नाम से जानी जाती है। किसी भी चीज़ को पूरा करने में इच्छा पूर्ति की वॉल होती है वो। तो अपनी कोई भी, जैसे सपोज करो कि आपको कुछ भी चाहिए, आप उसका ना एक प्रिंट आउट ले लो, कोई भी फोटो ले लो, मैगजीन से ले लो, एंड देन प्रिंट आउट ले लो, उसको वेस्ट पे चिपका दो ना। उस इंसान जो वहाँ पे वेस्ट वॉल पे आपने जो पोस्टर लगाया हुआ है, और जो भी इंसान है वो अपने आप को विजुअलाइज करो वहाँ पे। तो दिस इज़ कॉल्ड विजन बोर्ड। मेरी एक क्लाइंट ने उसको कुछ किसी पर्टिकुलर ऑफिस में ज्वाइन करना था, किसी ब्रांड नेम में ज्वाइन करना था, उसने उसकी फ़ोटो वहाँ पे लगाई थी, और जो वहाँ का जो भी कलीग्स थे वहाँ पे वो अपने आप को विजुअलाइज करती थी। तो विद इन 6 मंथ उसकी खुद नौकरी लग गई थी। क्योंकि जब भी हम ऐसी पिक्चर्स को देखते हैं वी फील सो गुड। जैसे मैंने बोला ना कि मैं उस घर को देखती थी, हमें अच्छा लगता था, और आज वैसा ही घर है, यहाँ पे गार्डन है, और देन ऑलमोस्ट उसी चीज़ पे हम जी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप वेस्ट वॉल पे कोई पिक्चर लगाते हो, विजन बोर्ड बनाते हो, और जब भी उसको देखते हो तो यू गिव एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो उससे मैच करती है। तो ये नॉर्मली होता है कि अगर आप विजन बोर्ड बना लो, या फिर एक जो स्विच वर्ड होते हैं, या फिर जो सर्कल्स एनर्जी सर्कल होते हैं, उसको लगाया इसलिए जाता है कि जब भी आप उसको देखोगे तो आप उसको फ्रीक्वेंसी दोगे और वो फ्रीक्वेंसी लोगे। नाउ 369 मेथड और 555 मेथड बहुत कॉमन है, सारी दुनिया को पता है। मैं चाहता हूँ कोई आप ऐसी टेक्निक बताओ जो पावरफुल हो और कम लोगों ने सुना हो। देखो, है एक ऐसी टेक्निक विच इज़ कॉल्ड ओ मेथड। ये ओ मेथड, ओके, इट इज़ कॉल्ड ओ मेथड, जो अपनी कंट्री में शायद लोगों ने सुनी है, नहीं सुनी है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन विच इज़ कॉल्ड ओ मेथड। ओ मीन्स ऑर्गेज्म। सो व्हेन यू इंटीमेट विद योर पार्टनर एंड व्हेन यू आर ऑन पीक, तो क्योंकि हमारी मैनिफेस्टेशन कैसे होती है, जब हम किसी चीज़ को सोच के एक्साइटेड होते हैं,
व्हेन वी फील हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट जब होती है ना, तब हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में होती है, क्योंकि जो यूनिवर्स होता है हमारी वाइब्रेशंस को लेता है, हमारी एक्साइटमेंट को लेता है। लो फील करोगे तो कभी कुछ मैनिफेस्ट नहीं होने वाला। तो जब ओ मेथड में आप उस पीक पे होते हो, वहाँ पे आप कुछ सोच लो कि यस आई एम लिविंग दैट लाइफ। मैं मान ही नहीं सकती कि आपकी चीज़ें पूरी ना हो। दिस इज क्रेजी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड करेक्ट, उस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहता है। और सबकॉन्शियस माइंड के लिए लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, बिल्कुल, और बहुत फोकस करना पड़ता है। लेकिन जब ऑर्गेज़म हो रहा होगा तो उस इंसान का फोकस उसके अलावा कहीं हो नहीं सकता। एग्जैक्टली। और अगर वो चीज़ सोचेगा जो उसे चाहिए सबकॉन्शियस माइंड में, तो दिस इज क्रेजी। ये फास्ट हो सकता है। इट वर्क्स। ये बहुत फास्ट काम करता है, बहुत फास्ट काम करता है। बहुत अच्छी टेक्निक है ये, जो कि आई डोंट नो कि लोगों को पता है या नहीं पता, बोलने से शर्माते हैं नहीं, बट इट इज़ वेरी नेचुरल, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। और जब एक चीज़ पे आपको पता है कि ये काम हो सकता है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोचो उस बात के बारे में। शायद बहुत सारे लोगों को सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता नहीं चला होगा, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। आप इसको तो चलो मैं करोगे? बता देती हूँ। बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड पे स्टोर होने का कुछ भी मतलब है जब हम बार बारी किसी एनर्जी को कैच करते हैं, बार बारी कुछ सोचते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि लोग सोचते हैं हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है, बार बारी किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है। चाहे आप ऊपर से कितना भी खुश रहो, चाहे आप ऊपर से यू वेरी हैप्पी एंड देन स्माइलिंग, हंस रहे हो, खेल रहे हो, बट आपने अपनी सोच की ना बाउंड्रीज बना दी है, ठीक है। उस चीज़ को सोच सोच के बाउंड्रीज बना दिया और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया। सो विच इज़ लाइक बैक ऑफ द माइंड आपके कुछ चल रहा है जो कि शायद आपको भी नहीं पता, क्योंकि उसकी परतें इतनी ज़्यादा हैवी हो चुकी है ना कि इसको निकालना बहुत मुश्किल है। और वो जो यूनिवर्स है, जो पूरा ब्रह्मांड है, वो आपको वही देगा जिसके लिए आप रेडी हो। ब्रह्मांड मौका हर किसी को देता है, लेकिन हम ही रेडी नहीं होते। फिर हम बोलते हैं कि हमें तो मौके ही नहीं मिले। ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसको मौका नहीं मिलता। हम रेडी नहीं है, ये चीज़ होती है। क्रेजी। अब कोई इंसान, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि इट इज़ अगेन सेम चीज़ है कि मैं आपको जहर से भरा हुआ ग्लास अगर दूंगी तो कोई नहीं लेगा, और वो वापस देखो, जब भी नेगेटिविटी होती है, गृह कलेश होता है, सामने पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है, कोई बद्दुआ दे रहा है और आप डर जाते हो। मेरे पास ऐसे बहुत आते हैं कि मैम उसने मुझे ऐसे बोल दिया। धैर्य, पड़ोसन तो छोड़ो, आजकल एस्ट्रोलॉजर्स और हीलर्स ऐसे हो रखे हैं ना, वो लोग क्या बोलते हैं कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए या फिर तुमने अगर मेरा कंटेंट किसी और के साथ शेयर किया, कंटेंट मतलब मेरी वर्कशॉप किसी और को कराई या आगे सिखाने की कोशिश की, तो मैं डीमंस तुम्हें भेज दूंगी या फिर मैं तुम्हें बद्दुआ दे। आई स्वेयर, ऐसा हुआ है, ऐसे लोगों ने मुझे बताया है। ऐसा कुछ नहीं होता। वेन एवर यू फील कि कोई आपको नेगेटिविटी थ्रो कर रहा है, वहीं पे बैठे बैठे उस इंसान को बोलो या ना बोलो, अप टू यू, आप में हिम्मत है कि नहीं है, अप टू यू। वहाँ पे बैठे बैठे बोल दो कि मैं इस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। उस एनर्जी को यूनिवर्स पे भेज दो, वापस भेज दो कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस एनर्जी। अगर आपको कोई अच्छा कहता है ना कि हाँ आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस, एक्सेप्ट इट। अगर कोई कहता है ना कि भाई तुम्हारी तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन आने वाली है, हो सकता है कि तुम मर जाओ, डोंट एक्सेप्ट इट। नहीं कर रही मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट। अगर मैं अपना चार्ट देखूँ ना, तो मेरा 2024 और 2025 में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, ठीक है। हाँ, अच्छा। मतलब अगर मैं चार्ट देखूँ मेरा 2024 और 25 में जो शुरुआत है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से है। मुझे पता है कि वो कभी नहीं होने वाला, बिकॉज मैं अपने कर्मों को बहुत ध्यान में रखती हूँ। और मेरे लिए इन चीज़ों से कहीं ज़्यादा बढ़ के मेरा काम है। मैं अपने काम को ही अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मानती हूँ, जो कि मुझे कभी धोखा नहीं देगा। आई एम मोर इनटू दिस वर्क, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे पता है कि आई विल नेवर एक्सेप्ट दिस थिंग कि मेरा कभी भी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। आई हैव दैट विल पावर, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे शादी अच्छी हो या ना हो। टचवुड 6 साल जब से मैंने इस काम को शुरू किया है, मैं बहुत ड्रीम लाइफ जीती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपको लोग दुआएं देते हैं ना, तो आपके रास्ते के पत्थर अपने आप ही भगवान उठा लेता है। तो 6 साल से मैं बहुत अच्छी लाइफ जीती हूँ, और मुझे कभी पहले भी मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा कभी, क्योंकि मुझे ये है कि मुझे जो चीज़ एक्सेप्टेंस करनी ही नहीं है वो नहीं करनी। करेक्ट। 2018 में मेरा सेपरेशन था, नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो कुंडली इज नॉट एवरीथिंग। इवेंट दिखाती है, वो आपको जो प्रिडिक्शन दे रहा है वो इवेंट बता रहा है, लेकिन आपकी मर्जी है कि आपने उसको आगे बढ़ाना है या बंद कर देना है।
परफेक्ट। यहाँ थोड़ा सा रोकना चाहूँगा आपको। बहुत सारे लोग ना पंडित वगैरह डराते हैं, अरे आपकी इसमें राशि में ये है, ये 10 उपाय करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, ये था, वो था, लेकिन आपने उस एनर्जी को अपने पास नहीं आने दिया और आपने डिसाइड किया कि मैं अपने बिजनेस पे काम करूंगी, तो आपने उस एनर्जी को चैनलाइज कर दिया कि मैं इधर से नहीं जाऊंगी, मैं तो इधर से जाऊंगी। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो जो लोग डराते हैं, कुंडली का काम ये होता है कि जो भी फ्यूचर में इवेंट होने वाला है, हाँ, उससे कैसे बचना है। मैं बताती हूँ, इसका भी मैं एग्जांपल देती हूँ कि ऑफ कोर्स अगर हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो हम झूठ तो बोल नहीं सकते कि भाई जो है सो है। मैंने बोला जो मेरे चार्ट में दिख रहा है वो दिख रहा है। अब मुझे पता है कि मुझे करना है या नहीं करना है, तो मैं सोच लूँ भाई मेरे तो भाग्य में ही है, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे हो सकता है कि अगर मैं ज़्यादा लोगों से बात करूँ मुझे कोई पसंद भी आ जाए, क्योंकि मुझे उसी तरीके के प्लैनेट काम करवा रहे हैं। अब मैं सोचूं यार मेरा तो अफेयर है, तो लिखा है तो कर लेते हैं। होता है ज़्यादातर लोगों का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये है कि ये तो लिखा है, ये तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि हर घर की बहुत सारी एनर्जीज होती है, ठीक है। अगर 5th हाउस की एनर्जी, मैं इसको आपको एक केस स्टडी भी बताऊंगी। अगर 5th हाउस की एनर्जी मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे रही है, तो मेरा 5th हाउस की एनर्जी इंटेलेक्चुअल भी तो दे रही है। 5th हाउस की एनर्जी मेरे बच्चे भी तो दिखा रही है। वो प्यार हो सकता है मेरे बच्चों के लिए डाइवर्ट कर दूं मैं। मेरे पास एक केस स्टडी आई थी, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन दैट लेडी वो मुझसे बहुत सालों से जुड़ी हुई थी और वो बहुत एस्ट्रोलॉजर से जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो उनकी बेटी कहीं पे बाहर ये जो होते हैं ना कि कॉलेज करने के लिए जो बाहर बोर्डिंग एंड रेंट पे रहती थी, तो वहाँ पे वो लड़की किसी के साथ थी। और ये चीज़ मैंने 2 साल पहले बताई थी कि देखो आपकी बेटी का ना अफेयर शुरू होने, एंड दैट गर्ल इज़ ब्रिलियंट इन स्टडीज़। पहले भी ब्रिलियंट थी, वो आज भी ब्रिलियंट है, लेकिन बच्चा भटक जाता है, स्पेशली जब टीनेज पे होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम वो केस क्या था कि मैंने 2 साल पहले उनको बताया कि देखो आपकी बेटी का ना एक अफेयर चलने वाला है। तो उसने बोला कि नहीं, आई डोंट अग्री विद यू, क्योंकि मेरी बेटी बहुत स्टूडियस है, तो वो बहुत पढ़ती है। तो उन्होंने मुझे डिसअग्री करके एंड देन हो गया हमारा कंसल्टेट। देखो मेरे को जो दिखा वो मैंने बताया, उन्होंने नहीं माना तो ठीक है, उन्होंने 1-1.5 साल तक मुझसे कांटेक्ट नहीं रखा। शायद वो दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई होंगी या जो भी है। अब उनकी बेटी का अफेयर हुआ, उनकी बेटी फिजिकली भी हुई, उनकी बेटी को धोखा भी मिला। एंड देन शी केम बैक टू मी कि पीयू जी आपने मुझे ऐसा कहा था और ऐसा ऐसा हुआ है, अब बताओ मैं क्या करूं, ठीक है। अब वो लड़की की स्टेज ऐसी हो चुकी थी कि लड़के ने छोड़ दिया था, लेकिन वो उसकी बात करती थी, सुसाइड की बात करती थी। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2024 की बात है। वो सुसाइडल चीज़ों में पड़ गई थी कि मैं मर जाऊंगी। एक होता है ना कि आप पीक पे प्यार करते हो, तो वो एक कि मैं तो जी ही नहीं सकती। तो उस लड़की से मैंने बात की थी, मैंने कहा शी इज़ ओनली 18 और 19, बहुत छोटी है। तो मैंने उससे बोला कि देखो आपकी लाइफ में दोबारा ऐसा आएगा इंसान कोई जो आपको ये दिखाएगा कि वो आपसे प्यार करता है। तो कहती कि फिर मुझे जीने का क्या फ़ायदा, वो तो मुझे फिर से धोखा देगा। मैंने कहा आप इस घर की एनर्जीज को डाइवर्ट कर दो। कहती वो कैसे करूँ, मैं तो जी भी नहीं पा रही। मैंने उससे बोला आप पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो ना, आई नो कि आप बहुत स्टूडियस हो, आप इस लड़कों वाली चीज़ों को छोड़ के ना आप स्टडीज़ में चले जाओ दोबारा से। आप अपने 5th हाउस के एनर्जीज को डाइवर्ट कर दो, और जो आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं जब भी आए, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, जो गोल्स आपको चाहिए। क्योंकि उस लड़की के चार्ट में ये था कि वो बहुत आगे बढ़ेगी, ये बात तय थी कि वो आगे कुछ ना कुछ करेगी। वो बहुत इंटेलिजेंट थी, लेकिन हाँ बीच में झटके लगने होते हैं तो कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। उसने 2-3 महीने इस चीज़ पे काम किया, उसकी लाइफ में आया कोई लड़का जो कि अभी ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ को समझ गई है कि अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो हम उस घर की एनर्जीज को डाइवर्ट कर देते हैं। अब 12th हाउस किसी का एक्टिवेट हो, 12th हाउस में क्या है कि हो सकता है कि भाई तुम्हारे जेल योग बन रहा हो, तुम्हारी आइसोलेशन हो, तुम्हारा डिप्रेशन हो, लेकिन वहीं पे अगर आप ट्रैवल कर लो, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट कर दो, तो आपकी 12th हाउस की एनर्जीज डाइवर्ट हो चुकी हैं। तो वही होता है कि रास्ते हमारे पास 3-4 होते हैं, लेकिन एक मन हमारा ऐसा होता है कि गलत चीज़ों को ज़्यादा चुनता है ना। तो यही चीज़ होती है। और जो भी प्रिडिक्शन करते हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो ये तो बता देते हैं कि तुम्हारी लाइफ में ये होने वाला है, लेकिन उनको मैनिफेस्ट करना नहीं सिखाते कि ठीक है चार्ट में ये लिखा है। मैं अपने क्लाइंट्स को अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि देखो मेरे साथ ये हुआ था, मैंने ऐसे किया था, जब मैं कर सकती हूँ व्हाई कांट यू। तो इसकी जगह तुम ये करो। और मैनिफेस्टेशन हर चार्ट से परे है, हर ज्ञान से परे है,
हर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हर चीज़ से परे है। मैं कहती हूँ हमारा दिमाग खुद एक स्पेल है। मैजिक सब दिमाग में ही तो है। आप बैठे बैठे स्पेल कर लो, आपके दिमाग की पावर ऐसी होनी चाहिए। करेक्ट है। यूनिवर्स के पास बहुत कुछ है देने के लिए, आप लेने मांगते के लिए नहीं, मांगते आप नहीं हो। रेडी नहीं हो लेने के लिए। करेक्ट। मैनिफेस्टेशन के बारे में हमने काफ़ी बातें कर ली है। एंड जो आपने वो टेक्निक बताई थी, क्या नाम बताया था? ओ टेक्निक। ओ टेक्निक मेथड। वो बहुत क्रेजी टेक्निक है, लेकिन अगर कोई डीप में मैनिफेस्टेशन करता हो तो वही समझ पाएगा इस चीज़ को। Yes. जिसको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में डिटेल में पता हो कि कैसे उसके गेट खोलने हैं। राइट। ऑलराइट, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी बट मुझे पावरफुल। लगता है बहुत ईजी भी है, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। और मुझे लगता है कि ये बहुत ईजी है, लेकिन राइट टाइम पे जो 10 और 20 सेकंड का जो टाइम होता है, वहाँ पे अपना दिमाग लगा लो, वहाँ पे मैनिफेस्ट कर लो। ये आसान भी है लेकिन बहुत मुश्किल भी है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि उस टाइम पे वो सोचना बहुत मुश्किल काम है। राइट। क्रेजी। ओके, एक ऑफ टॉपिक जाता हूँ थोड़ा सा। ये मैंने सुना, मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास बैठा हुआ था, तो एक इंसान आया, हम कहीं स्टूडियो में बैठे, तो उसके क्लाइंट आ गए वहाँ पे। एकदम हमारा पॉडकास्ट होने वाला था, तो उनके क्लाइंट आ गए। मैंने कुछ बातें सुनी और वो मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा था कि आप बताना कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। एक लड़की थी, उसका बॉयफ्रेंड था, एंड उनका बचपन से ही रिलेशन था, बहुत पुराना रिलेशन था। तो वो हरिद्वार रहती थी और वो लड़का कहीं दिल्ली साइड रहता था, और उन दोनों की शादी होने वाली थी। और वो लड़का उससे मिलने के लिए जा रहा था, उनकी लड़ाई हो गई थी थोड़ी सी, तो उससे मिलने जा रहा था और उसका बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है। वो लड़का मर जाता है। और ये रियल में सुना है मैंने अपने कानों से बैठ के, स्टूडियो में जिनके क्लाइंट आते हैं। तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी शादी हो चुकी है लड़की की, अब शादी हो चुकी है, हाँ, किसी और से शादी हो चुकी है। बहुत पुरानी बात है, उसके कॉलेज टाइम की, लेकिन अब वो अराउंड 30-40 में अपनी। एंड उसके बाद वो बोलती है कि उसका रिलेशन अपने हस्बैंड के साथ ख़राब हो चुका है, नहीं है उसका रिलेशन। वो ये बोलती है कि जब मैं सोती हूँ तो वो आता है, वो मेरे साथ इंटीमेट होता है, एंड ये सारी चीज़ें वो बोल रही थी, मैंने अपने कानों से सुना है। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हारी एज कम हो जाएगी या तुम्हारे साथ कुछ भी उल्टा सीधा हो जाएगा। आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? क्या आपका कुछ टेक है? ऐसा होता है, ऐसा इट इज़ नॉट अबाउट बॉयफ्रेंड और कपल वाली चीज़ें। ऐसा होता है कि कई जो अतृप्त आत्माएं होती है या अतृप्त एंटिटीज़ होती हैं, तो वो किसी भी फीमेल के, यहाँ तो चलो आपने बोला कि उनका रिलेशन था, बट यूजुअली ऐसा होता है कि वो स्पेशली फीमेल के पास जाती हैं और उनसे इंटीमेट होने की कोशिश करती हैं। अगर गलती से भी आप एक बार इंटीमेट हो जाते हो, या फिर ज़्यादातर क्या होता है कि वो फीमेल मेल के अंदर चली गई, ठीक है, फिर वो अपनी वाइफ के साथ जो इंटीमेशन होता है, वो किसी भी तरीके से वो उस टारगेट के साथ इंटीमेट अगर वो एंटिटी हो जाती है, तो उससे बचना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। पावरफुल हो जाती है वो एनर्जी, वो अटैक ब्लड जो डीएनए होता है उससे जुड़ जाता है, ठीक है। जब डीएनए कनेक्शन हो जाता है तो फिर वो अलग होना क्वाइट इम्पॉसिबल होता है। तो फिर वो डेली का ही है कि अगर उसे वो चीज़ नहीं मिली, इंटीमेसी नहीं हुई, या फिर जो भी रीज़न है, तो प्रॉब्लम होती है। फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, भगवान से दूर चले जाते हैं, नेगेटिविटी होती है, रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं, एंग्जाइटीज़ होती है, स्लीप पैटर्न ख़राब हो जाता है, वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। एंड ये पता है कब होता है? अब जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि उसका बॉयफ्रेंड के साथ हादसा हो गया था, तो इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि लड़की की गलती है कि वो उसे मिस कर रही थी। वो नॉर्मली अगर हमारे घरों में भी कोई हमें छोड़ के चला जाता है, तो वो हमारे अंदर ऊपर कंट्रोल नहीं होता कि हम उसको याद ना करें। तो वो बेसिक सा एक होता है कि हम उस इंसान को इतना याद करते हैं कि वो हमारे आसपास वो एनर्जी आ सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि मरे हुए को ज़्यादातर याद नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे उनका रिलेशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, फिजिकली हुए होंगे, एक वो नीड भी रही होगी या जो भी था। तो यस, ऐसा होता है। ओके, कूल। वशीकरण, दूसरों को कंट्रोल करने वाली चीज़ है, एक्चुअली में बात सच होती है या फेक है? मैं आपको ना एक लाइव केस बताती हूँ। और वशीकरण ना कई तरीके के होते हैं। जो एक्चुअल वशीकरण होता है वो हर किसी के बस की बात नहीं होता। अब एक होता है दिमाग को कंट्रोल करना,
ठीक है, जैसे अगर आप ये चाहो कि भाई मेरा हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग है, या मेरा हस्बैंड बहुत गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, मारना पीटना टाइप्स है, और मैं इसको कंट्रोल कर लूँ ताकि ये शांत रहे, ताकि मुझे प्यार करे, दैट्स नॉट वशीकरण। आप अपनी अच्छाई के लिए कर रहे हो, राइट। कुछ केसेस में वशीकरण ऐसा होता है कि वो इंसान है ना, जैसे अब मैं बताऊंगी कि वशीकरण की थ्योरी क्या है, कैसी होती है, लेकिन उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे घरों में ये चीज़ें आ रही हैं आज के टाइम पे। दिन के टाइम पे ठीक रहेगा कपल, जैसे जैसे शाम होगी, अगर लड़की दूर है, सपोज करो कि लड़की ही कराती है वैसे तो ज़्यादातर केसेस में, तो वो लड़के को ना पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाएंगे, उसका दिमाग एकदम बाइंड हो जाएगा। तो मतलब ये रियल है? यस, बंद जाएगा, लेकिन हर कोई नहीं करता इसको। उसका दिमाग बंद जाएगा, वो कुछ सोच नहीं सकेगा, वो अपने माँ बाप को भी हार्म कर सकता है। इस टाइप के केसेस होते हैं। अब जब तक वो लड़की उसके सामने नहीं आएगी, तब तक वो सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, उसको पैनिक अटैक्स आएंगे, वो कुछ खाएगा नहीं, उसको ऐसा लगेगा उसकी ना आत्मा से छिन रही है। ये होता है। और वो चाहेगा कि ये, चाहे आपस में उनके कोई प्यार ना हो, चाहे आपस में खूब लड़ाई झगड़े हों, लेकिन वो लड़की चाहिए ही चाहिए। ये वशीकरण जो होता है ना, वो इसलिए होता है कि तुम सिर्फ मेरे कंट्रोल में हो जाओ, मैं कहूँ कि तुम्हें ये करना है तो करना है, मेरी भाषा तुम अपने मुंह से बोलोगे। ये वो होता है कि मैंने जो तुम्हें बता दिया, मैंने जो तुम्हारे दिमाग में डाल दिया, वही सच है, बाकी दुनिया झूठ है। और ये कहीं आपने देखा है रियल में ऐसा? हाँ, ऐसा मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। बंगाल में बहुत होता है, ये बंगाली टोटके होते हैं ब्लैक मैजिक के लिए। हाँ, ब्लैक मैजिक इज समथिंग एल्स, वशीकरण इज समथिंग एल्स। ये बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। लोग अपना ब्लड पिलाते हैं लोगों को, अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर को, दैट इज़ कॉल्ड बंगाली टोटका। और ये नहीं जानते, एक चीज़ मैं बताती हूँ कि अगर आप एक गंदा वशीकरण कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपने पीरियड्स का ब्लड पिलाते हैं। अगर ये गंदा वशीकरण कर रहे हो तो मेक श्योर तुम्हारा पार्टनर बेशक से तुम्हारी बातें मानेगा, लेकिन वो बर्बाद हो जाएगा, उसका जो दिमाग एकदम डम हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, सीरियसली कुछ नहीं कर सकता। एंड गर्ल्स आर डूइंग दिस, एक्चुअली गर्ल्स आर डूइंग दिस। और इसका तोड़ कोई भी नहीं है। अगर आप इसको किसी से कटवाने की कोशिश करोगे तो दैट पर्सन कैन लूज हिज लाइफ, लेकिन वो ख़त्म हो जाएगा। एक खोखला इंसान बना देती है फीमेल्स ये काम करके। अपनी शादी बचाने के लिए चीज़ें ठीक करने की रेमेडीज करना इज समथिंग एल्स। कि आपने पानी पे, खाने पे चैंट करके खिला दिया कि ये शांत रहे, मुझसे प्यार करे, ये इसका इधर उधर ना जाए। बट एक्चुअल वशीकरण ये करना इज़ वेरी वेरी बैड। एक आपके कार्मिक चीज, देखो आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी कर्म है, आपके बच्चे पे भी कोई करेगा। और ऐसे केसेस मैंने बहुत देखे हैं, बहुत आजकल धैर्य केसेस कैसे आ रहे हैं कि मदर और जो लड़का है दे आर टुगेदर। मदर और जो बच्चा है, लड़का है, शादी हो गई है लड़के की, वाइफ अलग सोती है, दैट बॉय इज स्लीपिंग विद हिज मदर। रियल मदर? इतनी गंदी, यस ऑफ कोर्स, इतनी गंदगी आ चुकी है। ओके, कुछ नहीं बोलना, मुझे गाली नहीं देनी है। माँ होती है तो आजकल वो चीज़ें नहीं है। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं। इसको डिस्कस ही नहीं करते। दिस इज लाइक बियॉन्ड माय थिंकिंग। ऑलराइट, सो अब जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं वशीकरण के, सो देयर इज लाइक ब्लैक मैजिक वाली चीज़ है। देखो, ब्लैक मैजिक तो मैंने देखा है, मतलब देखा नहीं, ऐसे फील नहीं करा कि ब्लैक मैजिक हो रहा है। जैसे सड़क पे जाते चौराहा है, तो मैंने वहाँ पे बहुत बार कर तो देखा है। एक हमारी टीम में लड़का है, तो वो रहता है एक जगह गाँव सी टाइप में, तो जब उसको कभी छोड़ने जाना पड़ता है ना, रात को लेट हो गया हमें काम करते हुए, तो चौराहे पे वही नींबू वगैरह वो सारी चीज़ें उतारा रखा होता है। मैं तो बहुत तोड़े हैं इस तरीके से, काले जादू, नहीं गाड़ी चढ़ा के, कुछ नहीं हुआ लेकिन मुझे आज तक, क्योंकि आपकी शायद विल पावर ने उसे अलाउ नहीं किया। वो हर चीज़, देखो ब्लैक मैजिक अलग होता है, एंटिटीज अटैक अलग होता है, अब उतारा अलग होता है। अब मैं आपको, अगर किसी के ऊपर काला जादू है, मतलब काला जादू इज अगेन, लोगों को समझने की ज़रूरत है। काला जादू यानी कि आपके ऊपर ऑब्स्टेकल्स हैं, आपकी चीज़ें रुकी हुई हैं। एक तो होता है कि किसी ने एक्चुअली आपके ऊपर कुछ करवाया है, एक होता है कि आपने खुद उस एनर्जीज को एक्सेप्ट किया है। जैसे अगर मैं यहाँ पे अपने बारे में नेगेटिव बोल रही हूँ, तो आई एम एक्सेप्टिंग ऑल द ब्लैक एनर्जीज विच इज़ ऑफकोर्स, इस घर में हर जगह एनर्जीज होती हैं,
तो मैं उन एनर्जीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ विच इज़ क्रिएटिंग ब्लॉकेजेस इन माई लाइफ, जो कि मुझे हार्म कर सकती है, मुझे तबीयत मेरी ख़राब हो सकती है, मैं बहुत लो फील कर सकती हूँ। तो दिस इज़ वेरी बेसिक, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। तो अगर आप उसको ठीक करना चाहते हो और आपको लगता है कि येस यू हैव समथिंग रॉन्ग आसपास में, तो आप एक लेमन लो। अब लेमन को आपने पूरे सर से लेके पाँव तक रब करना है, ठीक है। एंड देन उसको, मैं जो चीज़ें बताती हूँ ना, मैं चौराहे की नहीं बताती, मैं डस्टबिन की बताती हूँ। क्यों? क्योंकि चौराहे पे जैसे आपने बोला कि आपने गाड़ी चलाई है, कई लोगों का जो खून होता है वो बहुत ही हल्का होता है, कई लोगों की विल पावर ज़ीरो होती है, कई लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि वो एनर्जी उसको हार्म करती है। तो यहाँ पे जो मैं लेमन वाली बता रही हूँ, इट इज़ फॉर ब्लॉकेजेस, इट इज़ फॉर ब्लैक मैजिक। अगर आपके ऊपर कोई तंत्र विद्या की है तो भी आप उस लेमन को घर से बाहर ले जाके उसको 2 पीसेस में काट दो, एज्यूम करके कि एनर्जी कट गई है, एंड उसको किसी भी पैकेट में रैप करके थ्रो कर दो डस्टबिन में। यहाँ पे अगर आपको घर से बाहर जाके ये काम नहीं करना तो उसको जला दो, नींबू को गैस पे रख दो वो, और उसको देखते रहो जब तक वो ब्लास्ट नहीं हो जाए। वो ब्लास्ट होते ही वो टूट जाएगा, मतलब आपकी जो एनर्जी है वो टूट जाएंगी। अब जो चौराहे वाली बात कह रहे हो ना आप, वो उतारा होता है, लोग उतारा करके चौराहे पे रख देते हैं, टोटके करके चौराहे पे रख देते हैं। लेकिन अगर किसी जानवर ने उसे मुंह लगाया या फिर किसी इंसान ने जो लो है, तो वो उनको नुकसान देता है। कोई भी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी को नुकसान नहीं दे सकती। अगर यू आर वेरी पॉजिटिव, आपका ऑरा बहुत ब्राइट है, आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं भगवान में लीन रहता हूँ, या फिर मैं स्पिरिचुअलिटी में यकीन करता हूँ, या डिवाइन इज़ अराउंड मी, मेरे को भगवान बचाते। होता है ना कि कई बारी सिचुएशन से हमें कोई ना कोई निकालने आ जाता है, एंड जब हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, सो हमें कोई रास्ता मिल जाता है। या फिर सिचुएशन से हमें ऐसा लगता है कि किसी ने, कोई तो है हमारे आसपास, यूजुअली सुना होगा, जो हमारी रक्षा करता है। अगर आप उस चीज़ में बिलीव करते हो तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो, हम जब भूतों में या फिर किसी भी नेगेटिव एनर्जी में यकीन करते हैं ना, तो हमारा जो पड़ला होता है कि एक तराजू में भगवान है, एक पर तराजू में शैतान है, तो हम जो भगवान वाला तराजू है ना उसको हल्का कर देते हैं, ठीक है। हमें रात को लोग डरते हैं कि भाई कि मैं अंधेरे में नहीं जा सकती, बच्चों को बोल दो पानी लेने के लिए कि भाई पानी, मेरे को तो डर लग रहा है, रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है। तो वहाँ पे आप उस शक्ति पे ज़्यादा यकीन कर रहे हो इंस्टेड ऑफ दूसरी पॉजिटिव एनर्जी। आप अपने ही भगवान को छोटा फील करा देते हो उस शक्ति पे यकीन करके। पीहू, मुझे ना एक चीज़ बताना, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे टोक देना, क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक नहीं मानता, ठीक है। मैं ऐसा मुझे फील होता है, बाकी सबकी अपनी थिंकिंग है। जैसे वो चौराहे वाला था, मैंने बहुत गाड़ियाँ चलाई है, बहुत नींबू फोड़े हैं इस तरीके से जा के, और मुझे ऐसा लगता है, देखो एनर्जीज होती है, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। जो लोग का माइंडसेट बहुत ख़त्म होता है एकदम, जिनका इधर उधर दिमाग चलता है चीज़ों में, तो वो तो पगला जाएगा, वो कहेगा अरे मेरे पास कुछ हो गया, मेरी हेल्थ ख़राब हो गई, ये मेरे साथ चीज़ हो गई, वो तो मर ही जाएगा अगर उसे पता लग गया मैं टोकटा तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बाकी जो मेरा है, आई एम लाइक वेरी लेजर फोकस्ड। घोड़े के साइड में 2 लगे रहते हैं ना, उसको पता है उसको कहाँ जाना है, क्या काम करना है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता इसके अलावा। मैं वैसा हूँ, मुझे नहीं देखना कि क्या होता है दुनियादारी में, क्या चल रहा है, क्या क्या सारी चीज़ें, इसलिए मुझे ये इफेक्ट ही नहीं करता। मेरा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है। अगर सबसे सोचने वाली बात यह है, जो मर चुका है, अगर आत्मा है, कोई एनर्जी है, तो मरा हुआ वो तुम्हें छू भी नहीं सकता, और तुम जिंदा हो, तुम ज़्यादा पावरफुल हो, वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल नहीं। अगर तुम डर गए तो वो तुम्हें हावी कर लेगा अपने ऊपर, और अगर तुम नहीं डरे वो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगी कि जैसे आपने कहा कि ब्लैक मैजिक पे मैं यकीन नहीं करते, उसका जवाब मैं ये दूंगी। देखो, अपनी अपनी मान्यताएं, एनर्जीज होती हैं, रिस्पेक्ट ऑल एनर्जीज। यकीन करना ना करना इज समथिंग एल्स, लेकिन अगर आप चैलेंजिंग मोड पे मत जाओ किसी एनर्जी के लिए, ठीक है। अगर आप ये बोलोगे तो होता ही नहीं है और किसी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। ऐसे भी लाइव केसेस मैंने देखे हैं। रिस्पेक्ट चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, लेकिन ये बात तय है कि आपको कोई तब तक टच नहीं कर सकता जब तक आप ना चाहो, जब तक आप ये अपने मन में ठान लो कि भाई मुझे नहीं, मतलब नो वन कैन हार्म मी, तब तक कोई आपको टच एक्चुअल में नहीं कर सकता। अब कई बार आपने देखा है कि 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा उसे पीट रहा है। होता है ना कि 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, 3 साल के बच्चे से पिट के आ गया। यूजुअली स्कूल्स में भी ऐसे होता है। डराने वाले को तो दुनिया डराती है। सेम विद एनर्जीज होता है कि जब आप लो फील करते हो, जब आपको पता है कि आप में खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो चाहे कोई भी एनर्जी हो वो डराएगी।
तो ये मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऑरा को इतना ब्राइट कर लो, इतना पॉजिटिव कर लो, इतना अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि आपको कोई हार्म नहीं कर सकता। एंड ये चीज़ें ना पता है कार्मिक चीज़ें भी होती हैं। आप जिस तरीके के कर्म करते हो, कई बार होता है कि हमने काम ऐसे लोग एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे पता है हमारी कार्मिक चीज़ें सामने आ रही है, तो आपको पता है ना, यानी कि आपने कर्म करे हैं तो वो तो सामने आएंगी ही आएंगी। करेक्ट। पीहू, मैं ना एक चीज़ बताना चाहूँगा। मेरा ऑफिस है, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पे हमने ऑफिस बनाया हुआ अपना ऊपर। तो रात के टाइम कभी कभी क्या होता है, शाम के टाइम मोस्टली होता है, दिन में नहीं होता। मैं ऑफिस में लेट तक काम कर रहा हूँ, 8 9 10 11 बज रहे हैं। तो ना एक डोर है शीशे वाला, उस पर फ्रॉस्ट फिल्म लगी हुई है, तो ऐसा लगता है ना परछाई कुछ गई है। हाँ, मैंने ये 2-3 बार ऑब्जर्व किया, लेकिन कोई नहीं रहता। बट मुझे उससे डर भी नहीं लगता और मैं बैठ के काम ही करता हूँ। हाँ ओके, चलो इसका एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने ये काम शुरू किया था ना, तो स्पेल कास्टिंग शुरू की थी। अब मुझे पता है स्पेल कास्टिंग होती क्या है, लेकिन जब अगर कोई सामने वाला इंसान देखता है तो सोचता है कि पता नहीं ये तो क्या ही कर रही है। ठीक है, हम लोग शादीपुर रहते थे, यहाँ नहीं रहते थे, मतलब पटेल नगर रहते थे। मैं अपनी मम्मी के घर गई हुई थी, तो फ्लोर्स थे, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे मैं, मम्मी पापा, और सेकंड फ्लोर पे मेरे भाई भाभी ऐसे रहते थे। तो जो मेरी भाभी है वो हमेशा दूध का ग्लास लेने रात को आती थी। ठीक है, तो काफ़ी लेट हो गया था। मेरे मम्मी पापा और मैं बेड पे बैठे हुए थे, और मेरे पापा ने लॉक लगा लिया था क्योंकि ये आई नहीं थी, भाभी आई नहीं थी। तो लॉक लगा देता था, किचन की डोर, विंडो, मतलब डोर क्लोज कर देता, लाइट बंद कर दी थी, सब कुछ हो गया था। लेकिन ये बात मेरी मम्मी और मुझे नहीं पता था। हम लोग वेट कर रहे थे कि वो आएगी, लेके जाएगी, फिर हम लोग सोएंगे। तो अचानक से जो एंट्री थी, मतलब जो ग्रिल नहीं होती, रेलिंग होती है लोहे की, जो कैंची होती है, वो बंद थी। ठीक है, अच्छा, वो बंद थी, कुंडी होती है जो, हाँ मतलब कुछ भी कह लो, वो कुंडी टाइप जो होती है वो बंद थी, जो मेन थी जिससे आप फ्लोर पे एंटर करते हो, वो बंद थी। पापा बंद करके आ गए थे, हमें नहीं पता था। एकदम से किचन की कुंडी खुली, दरवाज़ा खुला, लाइट चली। तो फॉर अस, मम्मी और मेरे लिए, हमने सोचा कि ये आ गई है, ठीक है कोई बात नहीं। अब मेरे पापा का ना फेस अजीब सा हो गया, क्योंकि वो तो बंद करके आए हुए थे। तो मैंने बोला कि आपको क्या हुआ? तो कह रहे कि मैं तो बाहर का बंद करके आया हूँ, ऐसे कौन आया है? तो मैंने बोला कि मैंने बोला कि आई होगी, तन्वी आई होगी। तो पापा ने कहा नहीं, मैं बंद करके आया हूँ, कैसे आएगी वो? तो हम लोग जब बाहर गए तो एक्चुअल में वो डोर बंद था, और किचन से कोई एक क्या बोलते हैं, शेडो निकली। नो आई टेल यू, शेडो निकली। अब मेरे मम्मी पापा को थोड़ा अजीब लगा ये, ठीक है, तो मुझे नहीं डर लगा। तो मेरे मम्मी पापा ने बड़ा अजीब सा रिएक्ट किया कि ये क्या था, वो क्या था। उस टाइम जो किचन की गैस थी, जो सिलेंडर होता है, वो खुला हुआ था। ठीक है, मैंने मम्मी पापा को बोला कि आप सो, अगर आपको लगता है, क्योंकि मुझे पता था कि जब आपको ऐसी चीज़ देख कर डर ना लगे तो समझ लो डिवाइन है, हमारे शुभचिंतक हमारे साथ है। जैसे मैं अपने दादाजी को बहुत मानती हूँ, वो हर जगह मुझे पहले से ही चीज़ें आके बता देते हैं। तो मैंने कहा कि हो सकता है पिताजी हो। नहीं, जिनको वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक टर्म होता है पहाड़ों में जो लोग बोलते हैं, अपने देवता ही बोलते हैं, देवता बोलते हैं उनको अपने, या पूर्वज। यस, पूर्वज नहीं, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दादाजी हमेशा साथ रहते हैं, मुसीबतों में बचाने आते हैं। मैंने बहुत बारी फील किया है। तो मैंने कहा कि हो सकता है पापा पिताजी बोलते हैं। मैंने कहा हो सकता है कि आपकी गैस वैस, कई बार होता है कि गैस खुली होती है ना, तो समटाइम्स अपने आप ही चीज़ें होती हैं, ही बंद हो जाती है। तो आई फील कि डिवाइन इज़ ऑलवेज विद अस एंड हेल्प करती है। मतलब आपकी जो आर्कएंजल्स कह लो, डिवाइन कह लो, या फिर जो चले गए हैं वो कह लो, कुछ ना कुछ साया होता है साथ में जो कि मदद करता है। मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, मुझे तो डर नहीं लग रहा, सो जाओ। अगर आपको लगता है सोते हुए कि बैड ड्रीम्स आए हैं, देन वी विल थिंक अबाउट इट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम लोग सो गए। तो फिर मैंने उनको ये बोला कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ गलती हो सकता है, कोई एनर्जी, जैसे गैस का सिलेंडर खुला हुआ था, हो सकता है कि कोई एनर्जी आपको चाह रही हो कि आप जाके देखो, वॉर्न करने आई हो। ठीक है, तो जब कुछ गलत, और ये हमेशा होता है जब हमें किसी की प्रेजेंस फील होती है, ज़रूरी नहीं है वो प्रेजेंस गलत हो, आप उसको अब्यूज़ मत करो, आप गलत मत हो सकता है वो प्रेजेंस आपके लिए ही हो सकता है ऊपर वाले ने भेजी हो। तो मैं इस चीज़ में बहुत मानती हूँ कि जब तक कोई एनर्जी आपको हार्म नहीं कर रही है, वो एनर्जी की रिस्पेक्ट करो, वो एनर्जी आपकी मदद ज़रूर करेगी। ये होता है। गॉट इट।
तो मतलब जो भी है जैसा भी है, मानो या ना मानो, रिस्पेक्ट एवरी सिंगल थिंग। यस, रिस्पेक्ट एवरीथिंग। रिस्पेक्ट की बात बताती हूँ। मैंने क्लॉनिक के बारे में जब बोला था, मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आए कि मैम हमने तो सुना है क्लॉनिक को ऑर्डर करना है, कंपेल करना है कि डू इट फॉर मी। ऐसा नहीं होता। क्लॉनिक विल नेवर वर्क फॉर यू। हो सकता है कि आपका काम हो गया हो, बट आप खुद देखो कि कोई भी एनर्जी को आप कंपेल कर रहे हो, आप ऑर्डर और कंपेल का मतलब क्या है? एक तरीके से मेरी नज़र में वो डिसरिस्पेक्ट ही है। आप प्लीज़ करके किसी से कुछ भी मांग सकते हो। सेम चीज़ जैसे मैंने क्लॉनिक के बारे में बताया, लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ। मैं आपके चैनल पे नितिका के बारे में बताना चाहती हूँ। इट इज़ अगेन अ स्पिरिट ऑफ वेल्थ एंड मनी, एंड ये भी कोई हार्म नहीं करती, कोई नुकसान नहीं करती। क्लॉनिक भी नहीं हार्म करते, क्लॉनिक भी नुकसान नहीं करते। नितिका को कुछ लोग स्पिरिट कहते हैं, कुछ लोग गॉडेस कहते हैं, लेकिन ये है मनी के लिए ही। नितिका के सील को अगर आप, सील मतलब सिंबल जो है, पिंटरेस्ट से या गूगल से ले लोगे एंड आप बोलोगे नितिका प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, जैसे आपको पैसे की ज़रूरत है या कोई और ज़रूरत है, आप नितिका को बोलो कि नितिका ये काम कर दो, बदले में मैं आपके नाम को स्प्रेड करूँगी। ठीक है, आपका वो काम होगा ही होगा, बट ट्रस्ट के साथ और तरीके से। ये नहीं कि नितिका आई एम कंपेलिंग यू, आई एम गिविंग यू ऑर्डर, या फिर कंपेल ऑर्डर, कमांड, आई एम कमांडिंग यू टू डू दिस। नो, नेवर डू दिस। नितिका के अलावा और कोई भी नाम ले सकता है? नहीं, नितिका ही नाम है। अच्छा, ये कोई वो है स्ट्रेटेजी एक तरीके से देखा जाए? नो, जैसे क्लॉनिक इज अ स्पिरिट ऑफ वेल्थ, ओके, नितिका इज ऑल्सो अ स्पिरिट ऑफ वेल्थ, जो कि एक्सट्रीम लेवल पे पैसा ला के देते हैं। और ट्राइड एंड टेस्टेड है ये। जब मैंने क्लॉनिक का पहले पॉडकास्ट में बताया था, अब जितने भी मेरे पॉडकास्ट होते हैं हमेशा मुझसे क्लॉनिक के बारे में पूछा जाता है, और क्लॉनिक का मैं कह रही हूँ कि नामुमकिन काम भी क्लॉनिक ने किया। ही इज़ दैट पावरफुल। क्या होता है उसमें? क्लॉनिक बेसिकली क्या है कि लूसीफर के साथ रहते हैं। लूसीफर इज़ अ डेविल, ऐसा लोग बोलते हैं। आई हैव नेवर वर्कड विद लूसीफर, लेकिन क्लॉनिक को बनाया गया लोगों की मदद करने के लिए। वो गिवर के लिए है, गिविंग नेचर का है। ठीक है, तो वहाँ पे जो क्लॉनिक की सील होती है, यानी कि जो सिंबल होता है, आपने सिर्फ उसको देख के गेस करके बोलना होता है क्लॉनिक मेरे को ये मदद कर दो। जब मैंने सिखाया था, मैंने सिर्फ पैसे के लिए सिखाया था, लेकिन क्लॉनिक इज़ हेल्पिंग। अब जो मैं सिखाती हूँ वर्कशॉप में, मैं सब सिखाती हूँ। मतलब क्लॉनिक इज़ हेल्पिंग इन ऑल मैटर्स। आपका वीज़ा हो, आपका एग्ज़ाम हो, आपका जॉब हो, नौकरी, प्रमोशन, एवरीथिंग, योर हेल्थ ऑल्सो। किडनी के स्टोन्स भी क्लॉनिक की मदद से विदाउट सर्जरी निकले हैं। सेम वेज नितिका का है कि नितिका को अगर आप बोलोगे कि नितिका प्लीज़ मुझे ये इतना पैसा अरेंज करके दे दो स्पेसिफिक टाइम देके, तो वो होगा ही होगा, 100% होगा। और बदले में मैं आपके नाम को स्प्रेड करूँगी, क्योंकि ऑफ कोर्स जो ग्रैटिट्यूड होता है वो हर एनर्जी, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, चाहिए ही होता है। पीहू, थोड़ा सा बिजनेस के लिए और जॉब वाले लोगों के लिए बात करते हैं, ठीक है? जैसे आई एम अ बिजनेसमैन और मुझे अपने पैसे इंक्रीज करने हैं, और बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैं क्या चीज़ें कर सकता हूँ? क्या आप उपाय देना चाहोगे? चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करेंगे, सबसे पहले मैं ये बनाना सिखाऊंगी कोई भी क्लीनिंग वाटर, क्योंकि आप जहाँ भी काम करते हो वो क्लीन होना तो बहुत ज़रूरी है। तो हम एक ऐसा वाटर बनाना सीखेंगे यहाँ पे, जो कि आप स्प्रे करके जब आप चीज़ों को क्लीन करोगे अपने ऑफिस पे, घर पे, तो वो अबंडेंस को लेके आएगा ना। जब भी हम कुछ भी चीज़ यूज़ करते हैं, मेक श्योर आपकी इंटेंशंस वहीं पे होनी चाहिए। आप क्लीनिंग प्रोडक्ट को या किसी भी चीज़ को यूज़ करते हुए यू कैन नॉट थिंक दैट नेगेटिव जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है। तो आपने थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें आपने धनिया और मिंट डालना है, पुदीना डालना है, ठीक है? उसके साथ में आपने सिनेमन डालना है। जो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई है, चाहे मिंट हो गया, चाहे कोरिएंडर हो गया, ये आपकी प्रॉस्पेरिटी को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। जो सिनेमन है वो किसी भी चीज़ को उसकी जो मैजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैनिफेस्टेशन की है, वो स्वीटनेस की है। आपने वो डालना है, सिनेमन बार डाल लो या फिर सिनेमन पाउडर डाल लो। साथ में आपने 2 लौंग और 2 काली मिर्च डालनी है। इसको आपने अच्छे से उबालना है, ठीक है? और इसको ठंडा होने के बाद एक स्प्रे बॉटल बना लो। यू कैन ऐड फॉर फ्रेग्रेंस रोज़ का जो इत्र होता है या जो भी एसेंशियल ऑयल आपको यूज़ करना है वो आप कर सकते हो। और आपने स्प्रे बॉटल में डाल के अपने सारे खिड़की दरवाजे क्लीन करने हैं। अब हम साम 23 की बात करेंगे। जब मैंने एक पॉडकास्ट में साम 23 की बात की थी तो कुछ क्रिश्चियंस बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट गए थे इस चीज़ के। तो लेट मी टेल यू, मैं साम 23 की पावर को बता रही हूँ। मैं इसको किसी सफाई से कोई मैच नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारे घर में जो भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, अगर हम उसी को एनर्जाइज कर दें,
क्योंकि वो आपके हर कोने कोने में जाता है। तो वो मेरा मेथड था और खुद ट्राइड एंड टेस्टेड। आप Psalm 23 गूगल से निकाल के नॉर्मली अपने कार्ड को होल्ड करके भी पढ़ लोगे या फिर अपने पैसे को होल्ड करके पढ़ लोगे तो इंक्रीज़ होगा। लेकिन मुझे जो बहुत पसंद है वो ये है कि आप एक बकेट रेडी करो। बकेट में आपने एक ऑल स्पाइस वो आता है, दैट्स नॉट द मिक्सचर ऑफ ऑल दी स्पाइसेस, एक उसको कबाब चीनी बोलते हैं, ठीक है, वो आपको अमेज़ॉन से मिल जाएगा। आपने 1 चम्मच वो डालना है, आपने आधा चम्मच, क्वांटिटी में वेरी, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी डाल लो, थोड़ा सा सिनेमन डालना है और आपने 1 चम्मच चीनी डालनी है फॉर स्वीटनेस। नाउ आपने पोछे की बाल्टी को जो पानी रेडी कर रहे हो, आपने हाथ से घुमा के क्लॉकवाइज कितनी बारी भी घुमा लो, आपने Psalm 23 1 या 3 बारी पढ़ना है। ना आपका जो पानी है क्लीनिंग का, वो वाटर मैनिफेस्टेशन हो चुकी है, उसकी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ उसमें जा चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। इसमें मैं किसी चीज़ की, किसी धर्म को इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, मैं Psalm 23 की पावर को बता रही हूँ। अगर आप चाहते हो आप माँ लक्ष्मी का भी मंत्र पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उससे आपने क्लीनिंग करनी है। जब क्लीनिंग करोगे तो उसका भी तरीका है। जब आप घर में वैक्यूम और झाड़ू कर रहे हो तो वो अंदर से बाहर की तरफ ही जाता है, लेकिन जब आप पोछा लगा रहे हो तो वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। सो एज इन जब आप पोछा क्लीनिंग कर रहे हो तो यू आर अट्रैक्टिंग दैट मैग्नेटिक द मनी पावर, अपॉर्चुनिटीज, जो भी आप मन में सोचोगे। एक बार आप अंदर की साइड आओगे, देन यू कैन क्लीन योर हाउस प्रॉपरली द वे यू वांट। ओके। फिर उसके बाद में आप अपने नॉर्थ जोन में, अगर आपका कोई बिजनेस है, नॉर्थ जोन में एक बड़ा सा पायराइट रखो, ठीक है। साथ में एक हनी बॉटल लो, और हनी पायराइट वो पत्थर जो होता है, यस, ठीक है। पायराइट पत्थर जो फूल क्रिस्टल बोला जाता है, वो पागलों एक्चुअली फूल क्रिस्टल है, क्योंकि जब हम किसी भी क्रिस्टल को चार्ज करते हैं तो वो इंसेनली पैसे को खींचता है। सो जब भी हम क्रिस्टल चार्ज करते हैं, जब भी हम क्रिस्टल का यूज़ करते हैं ना, हमें उसे टारगेट देने पड़ते हैं कि आई वॉन्ट यू टू डू दिस, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गेट मी दिस, ठीक है। तो आपने नॉर्थ ईस्ट में आपने वो रखना है, पायराइट रखना है, और आपने नॉर्थ वेस्ट में, और आपने साथ में क्या करना है, एक छोटी सी हनी की बॉटल में छोटा सा पायरेट चंक, मतलब छोटा पायरेट का टुकड़ा, आपने उस हनी की बॉटल में अलॉन्ग विद योर बिजनेस कार्ड। अगर आपके पास बिजनेस कार्ड नहीं है, आप अपने बिजनेस का नाम एक पेपर पे लिखो, विदाउट लाइनिंग वाला पेपर जो होता है, छोटी सी चिट पे अपने बिजनेस का नाम लिखो, फोल्ड करके मौली से बांध के, रेड कलावे से बांध के आपने हनी की बॉटल में डाल के नॉर्थ वेस्ट में रखना है। आप देखो आपके पास कितने क्लाइंट आएंगे। जब भी आप उस पायरेट की तरफ जाते हो, आपने उसको होल्ड करके एंड देन एनर्जीज देनी है। अब एक और चीज़ बताती हूँ, हमारे हर घर में फेंचुई की कैट आती है, होती है, लोग रख लेते हैं, या फिर लाफिंग बुद्धा रख लेते हैं। लोग रख तो लेते हैं लेकिन रखे ही रहते हैं, ऐसा नहीं होता। हमें कैट को डेली टारगेट्स देने होते हैं। टारगेट है यस, कि मुझे ये काम चाहिए। सपोज करो कि आपके डेली का 10 क्लाइंट्स का काम है, तो कैट के हेड पे आपने पैट करके प्यार से तब आपने बोलना है कि प्लीज़ गेट मी 10 क्लाइंट्स। ये लोगों को पता ही नहीं है। और जब सुबह होगी तो कैट का मुंह एंट्रेंस पे होना चाहिए, बाहर की तरफ देखे। रात होगी तो कैट का मुंह अंदर की साइड होना चाहिए। okay. समझ रहे हो? और उसके सर पे उसको प्यार करना बिल्कुल मत भूलना। सेम वेज लाफिंग बुद्धा की बेली पे रब करना। जब हम लाफिंग बुद्धा को पैसा आता है उससे, हाँ, रब करने से वो हम दे रहे हैं ना, हम उसको एनर्जाइज करें कि हमें ये चाहिए। सिर्फ रखने से कुछ नहीं होता, आपको बेली पे रब करना होता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे ला के दो। गुड लक आता है, मनी आता है, आपके क्लाइंट्स आते हैं, बिजनेस ग्रोथ होती है, बहुत कुछ होता है। ऑलरेडी पीहू, तो हमने बिजनेस के बारे में बात कर लिया, पैसों के बारे में बात कर लिया। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके पास चलो पैसा तो आ गया, लेकिन अगर पैसा है तो हेल्थ नहीं संभाल पाओगे। अगर ख़राब हो गई हेल्थ, अच्छी है तो पैसा संभाल लोगे। तो हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, वेल्थ से भी ऊपर। करेक्ट। तो हेल्थ के ऊपर क्या बोलना चाहोगे आप? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको वही वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक का याद दिलाऊंगी कि आप उसको होल्ड करके अपनी हेल्थ की इंटेंशंस बोलो, कुछ भी बोलो। दूसरी रेमेडी दूंगी, जो कुम्हार के पास धागा होता है ना, जिससे वो मिट्टी काटता है, जिससे कुम्हार के पास धागा होता है, वो पैसे में खरीद लो, फ्री में नहीं लाना। मैंने पहली बार सुना है। हाँ। कुम्हार के पास धागा, लोहे का धागा होता है? वो धागा होता है जैसे मिट्टी कटती है, जैसे वो मिट्टी का कुछ भी मोल्ड बनाते हैं, तो बर्तन बनाते हैं, तो वो बहुत सॉफ्ट होती है ना, तो काटते हैं उसको शेप में, ठीक है, आधा मिट्टी को करते हैं। तो वो धागे को आपने अपने लेफ्ट पैर में बांधना है, टो पे बांधना है, अंगूठे पे। आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी।
इसके अलावा एक आपको मंत्र देती हूँ जो मैं बहुत लोगों को दिया है और बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। आपने किसी भी दर्द जहाँ पे हो रहा है उसको टच करके, ठीक है, एक मंत्र का उच्चारण करना है जो कि वेदों का मंत्र है। दैट इज़ हस्ताभ्याम दशाखाभ्याम जिवहा वाज पुरोगवी अनामित्युभ्याम त्वाताभ्याम त्वोपम स्पर्शामसी। ये मंत्र इतना पावरफुल है कि आप जिस भी चीज़ को टच करके ये चैंटिंग करोगे वो बीमारी हील होगी ही होगी। ओके एक बात मुझे बताइए, हमने ना एक पॉडकास्ट किया था और उसमें ना बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे हम एक ग्लास में नींबू डाल दिया, हाँ। अगर वो नीचे चला गया तो वहाँ की एनर्जी नेगेटिव है, हाँ। वो ऊपर आ गया तो पॉजिटिव है। क्या ये बात सही है? उसका एक तरीका होता है, देखो उसका जो कंप्लीट मेथड है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको नींबू को होल्ड करना है। नींबू में ना बहुत ताकत होती है, आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत रखता है नींबू, ठीक है। अब हम नींबू के बारे में बात करें नेगेटिविटी के लिए। नींबू को आपने होल्ड करना है, उसको प्रे करनी है कि हमारे आसपास में जितनी भी ईविल है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लॉकेजेस है, प्लीज़ आप उसको कैरी कर लो। अब आपने एक गिलास पानी, हाँ आधा ग्लास पानी लेना है, पीने का ही लेना है। अब वो जो नींबू में ना दाग नहीं होना चाहिए, प्रे करके आपने नींबू को डाल दिया। ये सैटरडे या ट्यूसडे को ही होना चाहिए, ठीक है। आपने डाल दिया, वो सबसे पहले नींबू जो है टाइम लेके वो डूब जाएगा। अब जब तक डूबा रहेगा, जब तक आपके घर में नेगेटिविटी या ख़राब चीज़ें, क्योंकि हमारे घर में ना हर कोई इंसान अच्छी एनर्जीज को लेके नहीं आता है, वो उस एनर्जी को भी कैच करेगा, ठीक है। आपने उसको अनडिस्टर्ब्ड कहीं पे रख दिया। अब आपने रखना ऐसी जगह है कि लोग उसे देखें लेकिन कोई टच ना करें। आपने देखा होगा ज़्यादातर हर दुकान पे, हर मॉल पे ये होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि उस पर ऑब्जर्व करना है आपने उसको। जैसे ही वो नींबू ऊपर आ जाएगा, सबसे पहले हर किसी का वो नीचे जाएगा ही जाएगा, जैसे ही वो ऊपर आया तो यानी कि वो ऑब्जर्व कर चुका है ना। ये घर में बरकत लेके आता है, ये ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करता है, आपके घर में कोई लॉसेस हैं उसको भी रिकवर करता है। अब चाहे वो ऊपर आए या ना आए, आपने एवरी सैटरडे यू विल हैव टू चेंज दैट, ठीक है। हर सैटरडे एंड हर ट्यूसडे को लेमन एंड वाटर चेंज होगा। अगर आपके घर में ब्लैक मैजिक या बहुत नेगेटिविटी है तो वो नींबू 2-3 दिन में ही सड़ जाएगा, वाइट कलर का पानी हो जाएगा, बदबू आने लग जाएगी, स्मेल आने लग जाएगी। और ये काम करता है। इवन आपके घर में अगर गृह कलेश है, आप इसको रखो, लेकिन ये आपकी जब तक आप में सामर्थ्य हो तब तक ये करो। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। चेंज करते रहो बस। लेमन को फ्लश कर दो, पानी को फ्लश कर दो, ग्लास को धो, फिर से चेंज करो। एवरी ट्यूसडे एंड एवरी सैटरडे करना है आपने ये। एक पीहू एक क्वेश्चन हो रहा है जो बहुत लोगों के ऊपर है, क्या नज़र होती है? नज़र होती है, नज़र बिल्कुल होती है, बट यही बोलूँगी कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा शोषापंती करते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि वो बहुत दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं। और नज़र का भी यही तरीका है कि अगर आपकी चीज़ें स्ट्रांग होगी तो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो लाइफ में हमारे कभी ना कभी ब्लॉकेजेस ज़रूर आते हैं, सो वो नज़र के कारण भी आते हैं। उसके लिए बहुत छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं। एक तो नमक के पानी से डेली नहाना, हफ्ते में एक कॉफ़ी बाथ लेना। कॉफ़ी बाथ लेने से कॉफ़ी बाथ क्या होता है? यस, कॉफ़ी बाथ होता है कि आपकी कर्स भी हटाने का काम करता है कॉफ़ी नॉर्मली लो कोई भी, और पूरी बॉडी पे स्क्रब करो। जब वो इवन योर क्राउन चक्र ऑल्सो, जब आप स्क्रब करोगे तो पानी जब वो जब जाएगा, नाली में जाएगा या फिर आपके सिंक में जाएगा, तो आपको ये देखना है कि आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो जा रही है। हर स्पेल कास्टर को स्पेल करने के बाद कॉफ़ी बाथ लेना बहुत मैंडेटरी होता है, ठीक है। अब ये जो नज़र की चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि या तो अपने नाखून जो काटते हो वो रख लो, हफ्ते में एक बार ही काटते हो, 15 दिन में काटते हो, या आपके जो बाल टूटते हैं वो ले लो। आपने एंटी क्लॉकवाइज अपने 7 बारी या 11 बारी या 21 बारी, ठीक है, आपने एंटी क्लॉकवाइज उनको घुमा के और उसको जला दो कपूर में। आपके ऊपर कोई भी नज़र का या नक्षत्रों का प्रभाव, नक्षत्रों का चाहोगे तो 27 बारी घुमा दो, ठीक है। या फिर कोई भी ईविल होगी वो उसी टाइम ख़त्म हो जाएगी। ओके तो नज़र आपके हिसाब से होती है और लगती भी है। और जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग शो बिजनेस के अंदर हैं, मतलब जैसे बॉलीवुड है, ठीक है, उनको दिखाना ही पड़ता है। वो ज़्यादातर देखोगे आप काला धागा पहन के रखते हैं, ईविल का चार्म पहन के रखते हैं, फिरोज़ा पहन के रखते हैं। फिरोज़ा एक वो रॉयल जेमस्टोन है जो कि अच्छाई तो चीज़ें देता है, मतलब बहुत आपको चीज़ें देगा। कौन से कलर का होता है? दैट टर्कोइश जो होता है, ब्लू कलर जो का, सलमान खान पहनता है। सलमान खान पहनता है। ओके
ठीक है, तो उसका क्या है कि वो आपके ऊपर अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो उसको भी हटाता है। या ज़्यादातर लोग काला धागा ज़रूर पहन के रखते हैं। ठीक है, ओके। एक रील बहुत वायरल हो रही है, मैं देख रहा हूँ, जिनका घर मंदिर के पास होता है और उसकी छाया घर पे पड़ती है, तो कुछ ऐसा देखा आपने? जी, बताओ थोड़ा सा उसके बारे बिल्कुल। में। देखो, ये चीज़ बहुत ही बेकार चीज़ है कि मंदिर के पास वाला घर बहुत ही नेगेटिव होता है, या फिर जो भी छाया होती है वो जो ब्लैक एनर्जीज होती है वो आपके घरों में जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि मंदिर के आसपास के घर होते हैं, यानी कि मंदिर का घंटा और मंदिर का शंख जिस घर तक पहुंचता है वो घर बहुत ही प्रोटेक्शन में होते हैं। तो लोगों के दिमाग में जो ये आजकल कीड़ा जगा है कि भाई हमारा तो मंदिर के पास का घर है, हमें तो ये प्रॉब्लम एक्चुअल हो रही है, तो वो प्रॉब्लम उससे रिलेटेड है ही नहीं। मंदिर की जो चीज़ें, मंदिर की पवित्रता जहाँ जहाँ तक जाएगी वो प्रोटेक्शन शील्ड में ऑलरेडी है, तो उसको प्लीज़ मैच मत करो। ये बहुत ही एक अजीब सी चीज़ आजकल मार्केट में आई है, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टूपिडिटी है। यस, ऑफ कोर्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, वहाँ नेगेटिविटी रुकती नहीं रुकती। नेगेटिविटी को चाहिए, डार्क चीज़ें हैं, हाँ, गंदगी है, बदबू है, स्मेल है, अंधेरा है। हाँ। नेगेटिविटी से बचने के लिए ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। सबसे पहले तो जो हमारे ड्रॉर्स के नीचे की जगह होती है, जैसे किचन कैबिनेट्स के नीचे वो छोटी छोटी जगहें होती है जहाँ पे क्लीनिंग नहीं होती है, वहाँ पे क्लीनिंग करना मैंडेटरी है। जो नेगेटिविटी है वो हमारे घर की कॉर्नर्स में होती है, कॉर्नर्स को क्लीन करना और वहाँ पे मंदिर की घंटी बजाना डेली बेसिस पे सुबह शाम बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप कोई रिचुअल करते हो जिससे नेगेटिविटी जाए, मेक श्योर आपकी खिड़की दरवाजे खुले हो, ठीक है। और जब भी आप घंटी बजाओगे, कोई रिचुअल करोगे, आपने अगेन थैंक यू ज़रूर बोलना है, उनको प्लीज़ करना है कि आप यूनिवर्स में जाइए, थैंक यू सो मच, आप यहाँ से प्लीज़ जाइए, यहाँ पे आपकी जगह नहीं है, ये करो। जब भी हम कोई ऐसा रिचुअल करते हैं कि हमारे घर में पॉजिटिविटी आए, उससे पहले नेगेटिविटी रिमूवल रिचुअल ज़रूर होता है। आप घंटी बजा लो, आप कोने में जाके क्लैप कर दो। क्लैप का सेंस ये है कि आपको तीन तरीके से क्लैप करनी होती है। एक ज़मीन के ऊपर हाथ रख के, बिल्कुल चाहे आप लेट के करो चाहे बैठ के करो, क्लैप करनी है 3 बारी। फिर आपने बीच में खड़े होके ऐसे क्लैप करनी है, देन आपने पूरा हाथ उठा के क्लैप करनी है। आप ये पूरे घर में करते जाओ, आपकी घर की नेगेटिविटी, क्योंकि उनको स्पेस मिलती है, मूवमेंट होती है, और मूवमेंट की वजह से ही अगर आप खिड़की दरवाजे खोलोगे तो उस मूवमेंट के चक्कर में ही वो बाहर जाएगी एनर्जी। उसके बाद आप जो हम कपूर जलाते हैं, दिस इज अगेन द सेम रिचुअल, नेगेटिविटी जाए पॉजिटिविटी आए। उसके बाद आप पॉजिटिविटी अट्रैक्शन की रिचुअल कर सकते हो। सिनेमन जला लिया घर में, या फिर कपूर लौंग जला लिया, आपके पास कोई फ्रेग्रेंस है आपने वो जला ली, आपने रोज़ इत्र। माता लक्ष्मी को या किसी भी अच्छी एनर्जी को खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके ऊपर हावी कब होगी नेगेटिविटी? जब आप में से स्मेल आ रही हो, आप वो होने ही मत दो। गॉट इट। ये हमने बात करी एनर्जी, गंदी एनर्जी को रिमूव करने के लिए। यस। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जैसे जहाँ पे साफ सफाई है और वो हर चीज़ का बहुत ध्यान रख रहे हैं, तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है ही नहीं, मान लेते हैं। लेकिन मंत्रों की वाइब्रेशन बहुत अलग होती है। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः हो गया, ओम का उच्चारण हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, बजरंग बाण हो गया। आप कौन सा रिकमेंड करते हो एक मंत्र जो आपको ऐसी सुबह चला देना चाहिए कि जो आपके कानों में लगना चाहिए? देखो, वो हर इंसान की अपनी मेरी आस्था है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी कि जिससे कार्मिक चीज़ें ख़त्म होती है। अब कार्मिक चीज़ें ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप ये चला रहे हो लेकिन फिर से पाप कर रहे हो। अपने कर्म तो अपने हाथ में है, होते ही हैं। इट्स लाइक कि आपने डेली अपनी एक किताब लिखनी है अपनी ज़िंदगी की, अपने पेज की। आपने कैसे कर्म लिखने हैं, कैसे इंक से लिखने हैं, वो आपके ऊपर है। आपने ब्लैक कर्म डार्क एनर्जी से लिखने, डार्क इंक से लिखने हैं, या फिर अच्छी चीज़ें लिखनी है अच्छे पेन से। लेकिन एक कवच आता है, कृष्ण ब्रह्मांड कवच। कृष्ण ब्रह्मांड कवच डेली पढ़ने से या सुनने से आपके कर्म कटते हैं, आपके पाप कटते हैं, आपके आगे के रास्ते खुलते हैं। क्या नाम बताया आपने? कृष्ण ब्रह्मांड कवच। अच्छा। ये बहुत पावरफुल कवच है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है। आप 21 दिन कंटिन्यू पढ़ के देखो, एक बारी दिन में पढ़ लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको इंस्टेंट रिजल्ट आएगा। और इसकी ऑडियो सुन ले तो ऑडियो है? ऑडियो सुनना इज़ अ साउंड थेरेपी अगेन, लेकिन जब हम खुद पढ़ते हैं, देखो ऑडियो घर के वातावरण को शुद्ध करता है। जो हम मंत्र चैंटिंग करते हैं, हम जो खुद कवच पढ़ते हैं, वो हमारे मन के वातावरण को शुद्ध करता है, तो फ़र्क होता है। गॉट इट। ठीक है, हमने काफ़ी सारी चीज़ें टॉपिक कवर कर लिए।
अब चलते हैं लव के ऊपर, राइट। ये बहुत सारे यंगस्टर चाहते हैं, किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी का डाइवोर्स हो रहा है, अब XYZ बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो उसको सही रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? मेरी जो फेवरेट चीज़ है, मेरे जो फेवरेट उपाय हैं वो राधा कृष्ण के हैं। इनसे ज़्यादा प्रेम किसी ने आज तक किया ही नहीं है। राधा कृष्ण की रेमेडीज़ मैंने बहुत सुनी लोगों के मुंह से, लेकिन एक्चुअल रेमेडी किसी ने बताई ही नहीं है। कृष्ण जी को बांसुरी हम लोग ऑफ़र करते हैं, दुनिया बताती है कृष्ण जी को, राधा को बांसुरी ऑफ़र करो अपने लवर का नाम लिखे या जो भी है, लेकिन बांसुरी पे श्रीम और ह्रीम लिखना ज़रूरी है। उसके बाद आप अपने प्यार का नाम लेके कृष्ण जी को बांसुरी दो। माखन का भोग कृष्ण जी को लगता है, लेकिन भोग कृष्ण जी एक्सेप्ट तब तक नहीं करते जब तक राधा जी को, श्री जी को भोग ना लगे। तो पहले, क्योंकि एक माखन अगर नॉर्मली आप कृष्ण जी को दे रहे हो तो वो उनके लिए खाना है, लेकिन भोग वो राधा जी का झूठा ही करते हैं। तो पहले श्री जी को भोग लगाओ, फिर उसके बाद में आप कान्हा जी को भोग लगाओ, वो ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। तो इनको आप राधा जी को गुलाब का इत्र भी चढ़ा सकते हो, और बांसुरी के ऊपर अपने लवर का नाम लिख के पहले श्रीम और ह्रीम लिखो, फिर आप लवर का जो भी आपके पार्टनर का, हस्बैंड का जो भी है, वो आप अपने घर पे कर सकते हो। इसके अलावा एक रिचुअल होता है जो कि सच बताऊं मेरे भी घर में राधा कृष्ण जी की फ़ोटो है, जो कि आपने एक रिचुअल करना है। आपने मोर पंख की जो पीछे की डंडी होती है, आपने घोल बनाना है जिसमें रोली यानी कि लाल सिंदूर, और आपने गुलाब जल से या गुलाब इत्र से आपने उसको थोड़ा सा घोल बनाना है। अब एक पेपर पे आपने श्रीम लिख के मोर की पीछे की डंडी से, फिर आपने अपने पार्टनर का नाम और फिर बाद में अपने खुद का नाम लिखना है। और ये कृष्ण पक्ष में नहीं, ये शुक्ल पक्ष के फ्राइडे को ये आपने रेमेडी पूरी करनी है। पहले से बेशक से आपने कृष्ण राधा की एक फ़ोटो लेनी है, उसको फ्रेम करवा के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्राइडे के दिन आपने क्या करना है कि आपने पेपर पे मोरपंख की डंडी से आपने श्रीम लिखा, रोली का और गुलाब उसके घोल से रोज़ इत्र के, फिर आपने पार्टनर का नाम लिखा और अपना नाम लिखा। अब आपने उसको फोल्ड करके राधा कृष्ण का जो गोल्डन फ्रेम होगा वहाँ पे आपने फ़ोटो के या तो पीछे रख दो या फिर आगे रख दो, अप टू यू। फ्रेम के अंदर ही रखना है पर, और आपने नॉर्थ वेस्ट में आपने लगाना है, फ्राइडे के दिन ही लगाना है। और आप देखो, और अपने बेडरूम में लगाना है। अब देखो आपके रिलेशनशिप कैसे सॉल्व होते हैं। ओके, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे। ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है और मैं भी काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ, मेडिटेशन वगैरह उन सब चीज़ों पे बहुत फोकस करता हूँ। मैंने 2 प्रोग्राम करे, मतलब मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीप घुसना चाहता था। तो एक आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम था, एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम। उसमें क्या होता है, आप किसी की आंखों में नहीं देख सकते, आप किसी से खाना नहीं मांग सकते, किसी से बात नहीं कर सकते हो। 7 दिन तक बहुत इंटेंस रहता है, आप सिर्फ मेडिटेशन करते हो। और वो मेरे लिए गेम चेंजर था, क्योंकि उससे मेरा माइंड स्विच्ड ऑफ हुआ, जो कभी हुआ नहीं आज तक। और उसे करने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ। और उसके बाद मुझे एक्चुअल में पता लगा कि मेडिटेशन करते कैसे है, क्योंकि वहाँ पे 7-7 8-8 घंटे मेडिटेशन होता कंटिन्यूस। वो बहुत इंटेंस था, हाथ पैरों में दर्द होने लग गया, बैठ नहीं पा रहे हैं, नींद आ रही है, गिर रहे हैं मेडिटेशन करते करते। आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी क्या है और आप किस तरीके से देखते हो स्पिरिचुअलिटी को? देखो, मैं इतना डेप्थ तो नहीं जानती जो आप कह रहे हो आर्ट ऑफ लिविंग का, जो भी आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला ऊपर वाला था जब मैंने इस जर्नी को शुरू किया था, और कोई भी नहीं था। मेरी नज़र में जो मेडिटेशन होता है वो होती है मन की शांति और दिमाग की शांति। मेडिटेशन करना बहुत आसान नहीं होता, ये आपको भी पता है। आपने कोई प्रोफेशनल जगह पे गए हो और आपने प्रॉपर सीखा, दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट, लेकिन हर कोई नहीं पहुंच पाता। मैं भी आज तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन मैं फिर से वही बोलूँगी कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेडिटेशन मेरी नज़र में वो है जिस गाने को, जिस चीज़ को सुन के आपका अंदर तक ना खाली हो जाए। तो जो सबसे पहले तो मेडिटेशन, अगर मैं टेक्निक बताऊं जिनको एक्चुअल मेडिटेशन करनी है, वो मुझे लगता है कि अपनी सांसों से करनी है, अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से करनी है। यानी कि आपने इनहेल और एक्सहेल की जो थेरेपी होती है, हर कोई इंसान सांस लेता है, तो आपने आंख बंद करके दिन के 10 से 15 मिनट निकाल के अपने सिर्फ सांसों को सुनना है और उसी के थ्रू मेडिटेशन करनी है। नाउ व्हेन यू आर इनहेलिंग, ठीक है, आपने इनहेल किया, आप कोई भी मंत्र चैंट कर लो, कोई भी एक बीज मंत्र ले लो, आपने वो चैंट करना है।
होल्ड करना है, आपकी जो सांस है वो आपकी नेवल तक जानी चाहिए, लाइक बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर तरीके से इनहेल करना है। आप उसके लिए एक दिया लगा लो सामने अंधेरा करके और एक फ्रेगरेंस लगा लो, तो जब आप इनहेल करोगे आपकी नेवल तक वो सांस जाएगी, ठीक है। फिर एक वो बीज मंत्र आपने चैंट करना है, फिर एक्सहेल करोगे, फिर से आपने वो बीज मंत्र चैंट करना है। 10 मिनट की ये थेरेपी वाइल चैंटिंग आपकी मेडिटेशन में काम करेगी, आपकी मैनिफेस्टेशन में काम करेगी, क्योंकि जब आप सांसों की माला बनाते हो, व्हेन यू आर इनहेलिंग चैंटिंग एक्सहेलिंग चैंटिंग, तो एक माला पिरो रहे हो आप, ठीक है। जो आप ब्रेक बीच में ले रहे हो आप वो धागा पिरो सकते हो, ठीक है। एंड वहाँ पे आप अपनी मैनिफेस्टेशन को भी बीच में ला सकते हो। आप नाम तो ले रहे हो लेकिन यू आर थिंकिंग अबाउट दैट मोमेंट जहाँ पे आप जाना चाहते हो। आप उस मोमेंट को जीना शुरू कर दो डेली 10 मिनट। ये नहीं कर सकते, चलो बहुत टफ है, आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब है। मेरे को जो भजन होते हैं, जो गाने होते हैं जिसमें भगवान की स्टोरीज होती है, ठीक है, तो वो सुनना मेरे लिए अकेले बैठ के इज़ कम्प्लीटली अ मेडिटेशन, जो कि मेरी आंखों में आंसू भी लाते हैं, जो मेरे दिमाग को भी खाली करते हैं, मन को भी खाली करते हैं, अशांति को शांत करते हैं, वो भी आप कर सकते हो। बाकी देखो, जिस भी चीज़ में आपका दिल खुश होता है, शांति मिलती है, वो आप करना शुरू करो, वो भी मेडिटेशन ही है। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा स्पिरिचुअलिटी में। हाँ, सो स्पिरिचुअलिटी में ना होता क्या है, जब मेडिटेशन के ऊपर अगर बात करें तो होता मन की शांति के लिए कि मन शट डाउन हो जाए, जितना क्लटर हमारे जीवन में भरा हुआ है वो खत्म हो जाए। लेकिन ये टेम्परेरी होता है, आपको दोबारा उस चीज़ को प्रैक्टिस करना पड़ता है। हाँ। और जब आप प्रैक्टिस कर करके विराट कोहली बन जाते हो, पीक पे पहुंच जाते हो कि अच्छा कुछ ही प्रॉब्लम आएगी, आई विल सॉल्व इट। तो इसमें 2 तरह की होती है, एक होता है इनहेल वाला और एक्सहेल वाला। ये प्रो लोग कर पाते हैं, जो बहुत प्रो बन जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सांसों पे फोकस कर रहे हैं पर दिमाग चल रहा है कि अरे आज तो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे गाली दे दी, और आज तो ये हो गया, मेरा ब्रेकअप हो गया, मम्मी ने कह दिया, पापा ने कह दिया, बहुत दिमाग में ख्याल चलते रहते हैं। एक होता है मंत्र वाली, जिसमें हो गया ओम, अब वो कुछ सोच नहीं सकता, अब ये इस पे ही फोकस कर रहा है, साउंड वाला। हाँ, तो इसका फोकस बढ़िया हो जाता है। उच्चारण उन लोगों के लिए जो प्रो नहीं है, लेकिन जो सांस वाली हम ले रहे हैं ना, तो उसमें बहुत सारे ख्याल आएंगे, उसके बाद दिमाग इतना थक जाएगा ना, सोचना बंद कर देगा, और मेडिटेशन करते करते एक टाइम पे आपको नींद आ जाएगी। नहीं, फॉर मी इट्स इंटायरली डिफरेंट। जो आप कह रहे हो ना, दिमाग में थॉट आते हैं, उसी थॉट को मैंने जो बोला था कि आप वो सोचो जो आपको चाहिए। वहाँ पे अगर आप उस थेरेपी, ऑफकोर्स थॉट्स आते हैं, अग्री, वो चैंटिंग में भी आते हैं। अगर आप नॉर्मली ओम की चैंटिंग करोगे तो बेशक से आप म पे ध्यान दे रहे हो, लेकिन आपका वही दिमाग जाएगा। लेकिन जहाँ दिमाग जाता है उसको कंट्रोल करके आप वहाँ पहुँचाओ जो आपको चाहिए, तो वहाँ पे मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाती है। तो जो सांसों की है ना, ये मेरे ख्याल से इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, क्योंकि वहाँ पे आप दिमाग को अपना थोड़ा सा कंट्रोल करके अपने लाइफ के गोल्स पे भी ध्यान दे सकते हो। तो बाकी आपके व्यूअर्स ट्राई करके देखें कौन सा इजी है, मतलब जिसको जो कन्वीनियंट लगता है। हाँ, राइट। तो पर एक और चीज़ बताती हूँ, जो मैंने ये गाने वाली बोला है या फिर जो जैसे मैं सुनती हूँ, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने मेडिटेशन कभी शुरू ही नहीं करी, लेकिन उनका मन बहुत भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है, एंड दे वांट सम काइंड ऑफ हीलिंग। तो मेरे लिए जो हीलिंग है, जैसे मुझे नेचर बहुत पसंद है, और ये मुझे शिव विवाह बहुत पसंद है, और राधा कृष्ण की जो कृष्ण लीलाएं हैं ये बहुत पसंद है। तो मैं ये सुन के और इनकी चीज़ों को एलेक्सा पे चला देती हूँ या ये सुनती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये भी अ पार्ट ऑफ हीलिंग हो गई या मेडिटेशन होगी फॉर मी। यस, ये है। गॉट इट। ओके, सो 2025 आ रहा है और ये हनुमान जी का साल बोला जा रहा है, तो आप कैसा बोलना चाहोगे 2025 कैसा है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी एंड योर एक्सपीरियंस, कैसा रहने वाला है 2025? सबसे पहली बात तो ये है कि 2 + 2 + 5 है। तो यहाँ पे एक तो आपका दिमाग, मून, 2 नंबर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मन, ठीक है। 5 नंबर हो गया आपका दिमाग, और टोटल हो गया 9, यानी कि मंगल। सबसे पहली बात तो अभी तक आपने जो भी सुना है कि इस नंबर के लिए अच्छा जाएगा, इस नंबर के लिए ख़राब जाएगा, ये वो दिमाग से निकाल दो। 2024 में जो भी काम रुके हुए थे जिन लोगों के, वो भी उन्हीं लोगों के रुके थे जिसने एक्सेप्ट किया था कि 2024 मेरा ख़राब जाएगा। 2025 में शुरू हो जाएंगे वो काम।
कंप्लीशन का नंबर है ना, मार्स का नंबर है, मंगल की एनर्जीज़ है, हाई एनर्जीज रहेगी। 2025 में आपके जो चाहे 1 नंबर हो, चाहे 9 नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर हो, सबको कुछ प्रॉब्लम्स भी आनी है और सबके साथ कुछ अच्छा भी होना है। अच्छा होना है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी, आपका गुड लक एक्सट्रीम होगा, आपकी रुके हुए काम बनेंगे, आपके वीज़ा लगना शुरू हो जाएगा, आपका ट्रैवल लगना शुरू हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे पैसा कमाने के। अब यहाँ पे एक फैक्टर है जो हर नंबर को इम्पैक्ट करेगा, वो है एंगर इशू, वो है मंगल की एनर्जीज। अब मंगल की एनर्जीज, एंगर इशू तो है। एंगर इशू क्या होएगा? गलत बोलना, आपको प्रॉब्लम्स आना, क्योंकि जहाँ पे आपने कटु शब्द बोले, गंदा बोला, आपके रिलेशनशिप खराब हो गए, आपकी नौकरी चली गई, आपका सब कुछ खराब। एक जीव भी तो है जो सब कुछ करती है, ठीक है, वो चीज़ हो जाएगी। तो मंगल की एनर्जीज को डाइवर्ट करने के लिए जिम या एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सामने वाला अगर आपसे कोई गलत बोल भी रहा है, बट यू हैव टू कंट्रोल योर टंग। आपके पास ज़बान की कंट्रोल होना 2025 में बहुत ज़रूरी है। साथ में हनुमान चालीसा विद अर्थ। हनुमान चालीसा का बिना मतलब के पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। गूगल पे सर्च करो हनुमान चालीसा विद मीनिंग। 2025 में डे 1 से आपने हनुमान चालीसा विद अर्थ पढ़ना है। आपने एक एक लाइन का मतलब पढ़ना है। जो भी लाइन आपकी सिचुएशन पे मैच कर गई वो लाइन आप अपना लो, वो आपका मंत्र हो जाएगा 2025 का। ठीक है। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि 2025 में हार्ट ब्रेक्स बहुत होंगे। क्यों? क्योंकि अगेन कि आपका पार्टनर ने अपने गाली गलौज कर दी, आपको ऐसी चीज़ें बोल दी जो आपको पिंच हो जाए। तो वहाँ पे अगर इंसान अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर ले तो चीज़ें ठीक होंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन फोकस करो अपने काम पे। आपके जो गोल्स हैं 2025 में बहुत पूरे होने वाले हैं, उस पे फोकस करो। रिलेशनशिप में फोकस करो, लेकिन संभाल के। वहाँ पे प्रॉब्लम हर किसी को आएगी। 9 नंबर में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और 1 नंबर में ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 नंबर सूर्य का, 9 नंबर मंगल का, दोनों एनर्जी गर्म है। हालांकि इनको मौके, अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी, लेकिन ये गर्म है दोनों, तो यहाँ पे क्लैशेस हो सकते हैं। 9 नंबर हो और 9 2025 में यहाँ पे भी 9 नंबर दोनों मंगल हो गए, तो यहाँ पे भी आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी है। तो इनको एक्सरसाइज और जिम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ें बैलेंस करने के लिए हनुमान चालीसा करनी ज़रूरी है। एक सबके लिए रेमेडी है कि रेड कलर के एनवलप में साउथ डायरेक्शन में या साउथ ईस्ट में आपने 31 रुपये रखने हैं। ठीक है, ये आपकी प्रॉस्पेरिटी को लेके आएगा। उसको एनवलप को बंद करके रख दो, डेली दिया लगाना है आपने। ओके, ठीक है, वो आपने वहाँ पे करना है, डेली की रेमेडी है ये। अपार्ट फ्रॉम इट आपने अगर आपने एक पोटली बनानी है, मनी पोटली बनानी है 2025 में, आपने क्या करना है, एक लाल कपड़ा ले लो, उसमें आपने कौड़ी 1 ले लो या 3 ले लो। कौड़ी हो गई, एक काली कौड़ी हो गई, पीली कौड़ी हो गई, आपने गोमती चक्र हो गए, लौंग हो गई, अपने अकॉर्डिंग रख लो, 1 3 5 7 जो भी है, लौंग रख लो। 1 रुपये का सिक्का पे मौली बांध के और थोड़ा सा हनुमान जी का सिंदूर डाल के एक पोटली बना लो। अगर आपका कोई टारगेट है तो पेपर पे टारगेट लिख के, या बिजनेस कार्ड है तो बिजनेस कार्ड उस पोटली में रख दो और आप मंदिर में रख दो या साउथ डायरेक्शन में रख दो। रात के 12 बजे 31 दिसंबर को, अगर आपका ये पॉडकास्ट पहले रिलीज़ हो जाएगा तो 31 दिसंबर को ठीक रात के 12 बजे आपने ग्रेप्स खाने, 12 वो भी, हर एक ग्रेप्स 1 महीने का रहेगा आपका। और आपने जब खाने हैं तो मैनिफेस्टेशन के साथ खाने हैं। 31 दिसंबर की रात को आपने अपने घर में प्याज और छिलके कपूर पे जलाने हैं, खिड़की दरवाजे खोलने हैं और नेगेटिविटी को बाय बाय करना है। ठीक 1 तारीख को आपने क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से करके, डिफ्यूज़र चला के, खुशबू आपके घर में आए अच्छे से, जो भी आप जैसे भी करते हैं, और आपने सिनेमन बाहर जाके हाथ में 1 चम्मच सिनेमन और थोड़ा सा नमक, क्लीनिंग प्रॉपर होने के बाद में आपने कुछ टाइम तक उसको घुमाना है। ठीक है, मतलब आपने जब उसको मिक्स करना है तो आपने एनर्जीज देनी है कि जब ये सिनेमन अंदर मैं ब्लो करूँ तो प्रॉस्पेरिटी मेरे घर में आए, मनी रुके, जो भी आपने देना है, हैप्पीनेस आए। वो नाउ व्हेन यू एंट्रेंस पे खड़े हो अंदर की तरफ मुंह करके, जब आप उसको ब्लो करोगे ना, तो जो सिनेमन के गोल्डन ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, गोल्डन पाउडर होता है, वो आपकी नज़र में सोना होना चाहिए। ठीक है, सोना होना चाहिए। और जब वो स्प्रेड होगा तो आपको एज्यूम करना है कि इट्स गोल्ड और आपके घर में गोल्ड आ रहा है। आपकी मैनिफेस्टेशन आपके हर महीने के टारगेट को कंप्लीट करेगी। ऑलराइट पीहू, सो हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली और बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में। एंड
अब मूलांक के बारे में बात करते हैं। Sure. जैसे जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए 2025 कैसे जाने वाला है, और जिनके लिए अच्छा नहीं जाने वाला उनके क्या उपाय होने वाला है, एक बार डेट ऑफ बर्थ से स्टार्ट करते हैं, प्लीज़ बताइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं 2025 एक नंबर वाले जिनका बर्थ 1 पे हुआ है या 10 पे हुआ है या 28 पे हुआ है, क्योंकि ये सूर्य और मंगल की बेस्ट जोड़ी है। ये दोनों आपस में बहुत अच्छे ग्रह हैं, तो इनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। एक नंबर वालों को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। इनकी जो भी लाइफ में जो चीज़ें रुकी हुई हैं या फिर जो चीज़ें, जैसे अगर कोई पढ़ाई कर रहा है या कोर्सेज कर रहा है या आगे बिजनेस को बढ़ा रहा है, तो वो सब बढ़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मंगल और सूर्य दोनों ही गर्म ग्रह हैं, तो यहाँ पे एंगर इशू, अगर आपका पार्टनर 1 नंबर है और आपका कोई और भी नंबर है, तो हो सकता है कि आपने कड़वे शब्द अपने पार्टनर से सुनने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपने ईस्ट डायरेक्शन में आपने सूर्य को ठीक करने के लिए, सूर्य का जो कॉपर का जो सूर्य होता है, अपने ईस्ट डायरेक्शन में आप उसको लगाओ। इससे आपको और नेम फेम मिलेगा। वैसे 1 नंबर के लिए साल अच्छा है। 2025 जिनका जन्म 2 को हुआ है, 11 को हुआ है या 20 को हुआ है, उनका जो बर्थ नंबर है वो बनता है 2। 2 बहुत सौम्य है, यानी कि मून है। ठीक है, मून क्या है? वाटर एलिमेंट होता है, बहुत ही सौम्य एलिमेंट होता है। वहाँ पे मंगल की एनर्जीज, ज़्यादातर लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मेरी नज़र में जो है 2 का महाभाग्य योग आने वाला है। वो कैसे आने वाला है कि 2 है मून, यानी कि लिक्विड कैश। आप अपनी मेहनत से जितना पैसा कमा सकते हो कमाओ, जितनी मेहनत कर सकते हो करो। आपका कुछ भी काम हो वो लिक्विडिटी में आएगा ही आएगा। आपका रुका हुआ पैसा आएगा, आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल जैसे होता है कि कई बार 2 नंबर वाले एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो सब होगा, अच्छे से होगा। लेकिन एक ट्विस्ट रहेगा यहाँ पे भी। 2 नंबर वाला, जैसे मैंने बोला कि सौम्य प्लैनेट है, दुख सकता है। वहाँ पे मंगल की एनर्जीज, हार्ट ब्रेक्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो वो बैलेंस करने के लिए मून का, यानी कि दूध का दान आपने देना है, हर मंडे देना है। कितना भी दे दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आधा किलो किसी भी नीडी इंसान को दे दो, या फिर शिव पे भी, शिवलिंग पे जाके उस दूध को आपने ऑफर करना है। दूध का आपने चढ़ाना है शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय का जाप करके। 2025 जिनका जन्म 3 को हुआ है, 12 को हुआ है या फिर 21 को हुआ है, जिनका जो बर्थ नंबर है वो 3 होता है, इनके लिए साल बहुत अमेजिंग जाने वाला है। इनकी स्टडीज़ में बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है। इनको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, इनको कोर्सेज करने का मौका मिलेगा, इनको अपनी विद्या को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। अगर आप किसी काउंसलिंग फील्ड में हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो आपका नेम फेम तो गारंटी है। अगर आप नहीं भी हैं इस फील्ड में, तो भी आपका ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। 3 नंबर वालों को स्पेशली अपनी नॉलेज पे घमंड नहीं करना। अगर आपने ये सोचा, क्योंकि 3 नंबर वालों के पास विद्या बहुत होती है, नॉलेज बहुत होती है, उनको कोई किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है, वो खुली किताबों से कोई भी सब्जेक्ट वो पढ़ लेते हैं, वो नॉलेज ले लेते हैं। यहाँ पे अगर आपने अपनी तरक्की पे घमंड किया तो आप वहीं बैठ जाओगे। आपने अपने, क्योंकि सात्विकता का नंबर है ये, ठीक है, ये देवताओं के गुरु का नंबर है। अगर आपने अपने गलत शब्द निकाले एंगर इशू में, या कुछ भी कोई भी रीज़न हो, या आपने नॉनवेज खाया या आपने अल्कोहल, तो आपकी फिर बैंड बज जाएगी। यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अपनी एनर्जी पढ़ाई पे लगाओ, अपनी एनर्जी आगे बढ़ने पे लगाओ, और इस चीज़ का घमंड कि मुझे इतनी नॉलेज है, वो नहीं करना। गॉट इट। 2025 4 नंबर वालों के लिए, जिनका जन्म 4 को हुआ है, जिनका जन्म 22 को हुआ है या 31 को हुआ है, यानी कि उनका राहु और मंगल, ईगो का इशू। यहाँ पे अगेन आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। हो सकता है आप किसी मैकेनिकल वाली चीज़ों में जाओ या मशीनरी की चीज़ों में जाओ, या फिर आपके जो भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे हैं वो एग्ज़ाम क्लियर होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 4 वालों के लिए बहुत क्लियर होंगे। लेकिन 4 नंबर वालों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि इनकी ईगो क्लैश होगी, और ईगो के चलते हुए ये अपना सब कुछ खराब कर लेंगे।
ईगो आएगी, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, ईगो आएगी, रिलेशनशिप खराब होगा, ईगो आएगी और मंगल की एनर्जीज, गुस्सा और ईगो तबाही मचा देगा 4 नंबर वालों के लिए। तो मन को शांत करने के लिए इन लोगों को मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4 नंबर वालों में इतनी कैपेबिलिटीज़ तो होती हैं। दोस्त हैं तो अच्छे दोस्त, दुश्मन हैं तो खतरनाक दुश्मन। तो जो करना है वो एक्सटेंड लेवल पे करते हैं, चाहे वो अच्छाई हो चाहे वो बुराई हो। तो अच्छाई का रास्ता चुने आप, ठीक है। गॉट इट। 2025 5 नंबर वालों के लिए, यानी कि जिनका जन्म 5 का हुआ है, जिनका जन्म 14 का हुआ है और जिनका जन्म 23 को हुआ है, उनका बर्थ नंबर बनता है 5। अब 5 बुध का नंबर है और वहाँ पे मंगल की एनर्जीज, यानी कि दिमाग तो आपका एक्सट्रीम लेवल पे चलेगा। वैसे भी 5 नंबर का जो एंगर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाता है, फिर शांत हो जाता है। इनको बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट मिलने वाली है, यहाँ पे तरक्की मिलने वाली है। जिनको जो जॉब में है उनको प्रमोशन भी मिलने वाली है, क्योंकि ये हार्ड वर्क तो करवाएगा, साथ सबको मेहनत कराएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, वो ये है कि 5 नंबर वालों के लिए 2025 एंगर इशू का कारक बनेगा, और वो भी इस लेवल का एंगर इशू कि वो शायद सामने वाले को बर्बाद करने से भी ना चूकें। तो अगर आपने ये गलती कर दी तो आप खुद भी बर्बाद हो जाओगे। वो कहते हैं ना कि अगर आप सामने वाले के घर में आग लगाने की कोशिश करते हो तो हाथ तो आपके भी जलते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो अच्छी चीज़ों पे अपनी अचीवमेंट के लिए ज़्यादा हो। 2025 6 नंबर वालों के जिनका जन्म 6 को हुआ है, जिनका जन्म 15 को हुआ है या 24 को हुआ है, वो है नंबर 6। तो चलिए 6 नंबर है, वीनस है, फिर से सौम्य प्लैनेट है, बहुत प्यारा सा प्लैनेट है, प्यार वाला प्लैनेट है, शुक्राचार्य को रिप्रेजेंट करता है, दानवों का गुरु है। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा छलिया प्लैनेट होता है ये। जो 6 नंबर होता है ये बहुत ही ज़्यादा इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, इनकी लग्जरी में बहुत ही ज़्यादा, जो भी ये मेहनत करेंगे अपने घर में लग्जरी लेके आएंगे। 6 नंबर वालों को हमेशा एक चीज़ का याद रखना है कि उनके बदन से, उनकी बॉडी से खुशबू हमेशा आनी चाहिए। अपने एड़ियों पे परफ्यूम का स्प्रे ज़रूर करना है। 2025 में भी आपने रोज़ इत्र अपनी एड़ियों पे लगा के बाहर निकलना है, ये उनके लिए रेमेडी है। और अपने चाहे महीने में एक चीज़ अपने घर में लेके आओ, लग्जरी अट्रैक्ट्स लग्जरी, लेकिन लग्जरी की कोई निशानी आपने हर महीने लेके आनी है। 2025 में जो 6 नंबर है, इनकी लव लाइफ में भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर कोई रुकी हुई है या फिर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रॉब्लम वो भी बढ़ेगा, मतलब प्रॉब्लम नहीं, सल्यूशन होगा, उनका रिलेशनशिप आगे तक लेके जाएंगे। लेकिन इनका भी एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि आपने 9 नंबर के अकॉर्डिंग मार्स का एग्रेशन आपकी जीभ पे ना आए, क्योंकि 6 नंबर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है और आपके रिलेशनशिप खराब होने के लिए रहेंगे। तो आपने अपने आप को ऐसा मौका नहीं देना कि आपके चाहे रिलेशनशिप बॉस के साथ हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, चाहे कोलीग्स के साथ हो, चाहे पार्टनर के साथ हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, भाई बहन हो, मेक श्योर कि आपकी रिलेशनशिप खराब ना हो। क्योंकि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप का अपमान करते तो आप शुक्र को वैसे भी खो देते हैं। मतलब हर रिलेशनशिप अपने ही अलग अलग रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट्स को। लेकिन अगर आप अपनी वाइफ को भी इंसल्ट करेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं 2025 में, तो आपकी वैसे भी बैंड बजने वाली है। 7 नंबर की बात करते हैं 2025 में, जिनका जन्म 7 नंबर है, 7 को हुआ है, या जिनका जन्म 16 को हुआ है, या जिनका जन्म 25 को हुआ है, वो उनका बर्थ नंबर है 7। तो 7 देखिए केतु है, यानी कि सिर्फ धड़ है, सर नहीं है। तो चीज़ें रहेंगी, चीज़ें सही रहेंगी, लेकिन स्लो रहेगी, चीज़ें थोड़ी इनकी स्लो रहेंगी। अचीवमेंट्स है लेकिन स्लो है। यहाँ पे इनके लिए रामबाण उपाय है, इनको अपनी इंट्यूशन से काम लेना है, दूसरों के दिमाग से नहीं चलना। दूसरों के दिमाग से चलोगे तो राहु अपने ऊपर प्रभावित कर लोगे, राहु हावी कर लोगे। आपने, आपका दिल जो कहता है, आपकी जो इंट्यूशन कहती है, आपने उसके थ्रू ही काम लेना है। 2025 आपके लिए सक्सेस साल रहेगा। 2025 8 वालों के लिए, यानी कि जिनका जन्म 8 को हुआ है, जिनका जन्म 17 को हुआ है, या जिनका जन्म 26 को हुआ है ना, इनका जो बर्थ नंबर है वो बनता है 8। इनके लिए बहुत अच्छा साल रहेगा, सक्सेस बहुत मिलेंगी। इनका विचारों का 2024 में जिन्होंने बहुत नेगेटिविटी लोगों के चक्कर में एब्जॉर्ब की है कि 24 खराब जाएगा, उनकी मतलब बहुत ही वाहवाही वाला साल जाएगा। चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि पुरानी कथाओं के अकॉर्डिंग जो हनुमान जी ने शनि को बचाया था रावण के कैद से, तो जब रावण ने शनि को कैद कर लिया था, हनुमान जी ने ही छुड़ाया था। और शनि ने ये वादा किया था हनुमान जी के कहने पर
कि जो उनके भक्त हैं, जो हनुमान जी को मानते हैं, उनको शनि कभी भी प्रताड़ित नहीं करेगा। तो हनुमान चालीसा इज मस्ट फॉर 8 नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 8 नंबर है तो थोड़ा बॉडी में आलस तो रहेगा ही। तो वहाँ पे शनि के आलस को छोड़ के आपने मार्स के जो स्ट्रेंथ पे काम करना है। 2025 अमेजिंग रहने वाला है। 2025 में 9 नंबर की बात करते हैं, जिनका जन्म 9 को हुआ है, 18 को हुआ है या 27 को हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी कि यहाँ पे जो काम आप 1 घंटा कर रहे हो, मैं कहूँगी कि आपके 24 घंटे ना 48 घंटे जैसे होने वाले हैं, आपके डबल एनर्जीज हो जाएगी। तो आप 2 घंटे एक्सरसाइज कीजिए, ज़्यादा वॉक कीजिए, ज़्यादा अपनी एनर्जीज को स्पोर्ट्स में लेके जाइए, खेलना शुरू कीजिए। अगर आपकी हेल्थ सूट करती है तो आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी होंगी और मंगल की एनर्जीज से आप बहुत ही ज़्यादा बूम करोगे, बहुत ही सक्सेस पाओगे। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि 9 नंबर मार्स का है, 9 मूलांक मार्स का है। मंगल यानी कि एग्रेशन 9 नंबर वालों के लिए खासकर ये है कि हनुमान चालीसा में कोई भी आप जो आपके दिमाग को शांति देती है जो लाइन, आप वो सेलेक्ट कर लो और वो पढ़ो, और मेक श्योर कि आप अपने एग्रेशन को सही जगह पे लगाओ, यानी कि अपने काम में वो एनर्जी लगाओ और कहीं मत लगाओ। तो मेरी नज़र में 2025 सबका अच्छा है। पीहू, आपके साथ बात करने में बहुत मज़ा आया। मैं अभी 1 घंटा और कन्वर्जेशन कर सकता हूँ, लेकिन हमारे पास टाइम कम है थोड़ा सा। सो जस्ट वांटेड टू नो, आप क्या ऑडियंस को लास्ट नोट देना चाहते हो हमारी? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करने पे। मैं हर इंसान को जो आपकी वीडियो को व्यू करेगा, जो देखेगा, जो मुझे फॉलो करता है या नहीं भी करता, उनको सिर्फ एक चीज़ ये कहूँगी कि किसी भी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट मत करो। जब आपकी नीयत और कर्म अच्छे हैं तो आपको सिर्फ पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करना है। और जो मैनिफेस्टेशन होती है वो किसी भी ज्ञान से परे होती है, किसी भी विद्या से परे होती है और सबसे ऊपर होती है। तो हमारी ज़िंदगी को मोल्ड करना हमारे हाथ में होता है। हमारी ज़िंदगी कैसे चलनी चाहिए वो भी हमारे हाथ में। जस्ट मेक श्योर कि मेरी नज़र में ये होता है कि आप जो एक खुली किताब होती है जो डेली आपने लिखना होता है, अब उस किताब को अपने किस तरीके से लिखना है वो आपके हाथ में है। तो रात को सोने से पहले अच्छी चीज़ें सोच के सो, सुबह उठते ही अच्छी चीज़ें सोच के उठो, आपका दिन बनेगा ही बनेगा। थैंक यू सो मच पीहू। देखते हैं कि हमारा पॉडकास्ट कैसा जाएगा। बिल्कुल। एंड होप टू सी यू सुपर सून। थैंक यू सो मच। श्योर, थैंक यू। आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी स्टोरीज पॉडकास्ट बनाने में बहुत टाइम, मेहनत, ट्रैवल, सारी चीज़ें लगती है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे और मेरी टीम को बहुत अच्छा लगेगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और आते रहेंगे। अगर आपको और नॉलेज लेनी है और अच्छे पॉडकास्ट देखने हैं, जो साइड में आप 2 पॉडकास्ट देख रहे हो बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही तगड़े पॉडकास्ट है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको इन दोनों पॉडकास्ट में।